अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मेरे साथ हैं मुकीत खान। और आज हमने सोचा कि हम दोनों क्यों ना अपने कलर कोऑर्डिनेशन करके आए। तो हमने बड़ा कोऑर्डिनेट किया, हमने बहुत कोऑर्डिनेट किया कि यार आज इस कलर के कपड़े पहनने चाहिए हमें, और देख लें कितने मैचेंगे हम। और ये जो आपको पॉकेट्स के नजर आ रहा है, इट्स एक्चुअली रेड, हमने रेड के साथ मैच किया है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा कैमरे का मसला है ना, वरना तो आपको भी कोई एडवाइस चाहिए ना, अगर आपने कभी फैशन पे कोई एडवाइस चाहिए और कलर कोऑर्डिनेशन पे खास तौर पे, तो सलमा और मुझसे आप हमेशा पूछ सकते हैं, बिकॉज यू कैन टेल कि हम कितने वेल कोऑर्डिनेटेड है ना। और हमारी जो कलर स्कीम है वो बड़ी अच्छी जा रही है एक दूसरे के साथ। और ये जो रेड आपको दिख रहा है, ये रेड बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने ग्रे के साथ मैच किया हुआ है, तो आप इस्तेफादा कर सकते हैं हमारी जो एबिलिटीज है उनसे। और मुकीत से मैं कह रही थी, मुकीत आज आप भीग के नहीं आए, क्या वजह मुकीत? आज शुक्र है बारिश का थोड़ा सा कंट्रोल सीन था। कल जब मैं तैयार होकर निकला हूँ घर से और बाय द टाइम इधर पहुंचा तो गाड़ी से स्टूडियो तक का सफर जो था उसमें बेसिकली बारिश ने पूरा टेक ओवर कर लिया था। लेकिन वो बहुत छोटा सा सफर था, बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ, लेकिन उसमें होता ही है कि जब आपने बाल शाल बनाए हुए हो ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप बना के और फिर उसके बाद फिर कोशिश करो, तो वो उस तरह वाली चीज़ नहीं बनती जो आपकी फर्स्ट टाइम में बनती है। अच्छा, लेकिन कल सिर्फ इस्लामाबाद में बारिश नहीं हुई, कल बहुत सी जगहों पे बारिश हुई। पिंडी में हुई, कराची में, कश्मीर में बारिश हुई। अच्छा मौसम था, लेकिन हम दुआ करते हैं कि ये जो बारिशों का सिलसिला है ये रहमत का सिलसिला हो, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में जो है वो फोरकास्ट में बारिश तो है, और अगर बारिश थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो मुश्किलात पेश आ सकती हैं उन लोगों के लिए जो नशेबी इलाकों में रहते हैं। कोरिंग नाला, उसके अतराफ में जितनी जगह हैं जो नशेबी इलाके हैं, वहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज की गई है, ताकि हिफाजती तदाबीर के तौर पर ये हुआ है। क्योंकि कल ये वाक़या पेश आया था, 4 बच्चे कोरिंग नाले में जो है वो फंस गए थे, जिनको बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को ऐसे एरियाज़ के करीब ना जाने दें जहाँ पर पानी जमा हो या जहाँ से नाले गुजर रहे हों। डैम्स में जो है वो इस वक्त इमरजेंसी नाफिज की गई है। तो ये जो सूरत हाल है ये हम सबके लिए परेशान कुन है। मानसून बारिशें जो हैं इस दफ़ा अच्छा स्पेल है, लेकिन अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है, सैलाब आते हैं ऐसे सिलसिले में। तो तमाम जो इदारे हैं NDMA समेत, उनको अलर्ट कर दिया गया है। और ऑलरेडी जो है अप नॉर्थ अगर आप देखें तो बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं और बहुत सारा जो आपकी जो स्ट्रीम्स थी वो ओवरफ्लो हो रही हैं। जो ब्रिजेस हैं वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हुए हैं। काफ़ी दुनिया जो है वो गुलमिर्च जाना चाह रही थी, लेकिन उन्हें मसले मसाइल वो पेश आ रहे हैं क्योंकि वो अपने घरों को नहीं जा सक रहे ईद के लिए। मेरा दोस्त है वो जाना चाह रहा था, तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसे ईजी नहीं लेना, क्योंकि जब मौसम अच्छा होता है तो बंदा कोशिश करता है ज़रा डैम की तरफ जाएं, ज़रा वाटर रिजर्वॉयर की तरफ जाएं, लेकिन ख़तरनाक साबित हो सकते हैं क्योंकि अभी ऑलरेडी फ्लड सिचुएशन है। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे बंदोबस्त किए हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट ने बंदोबस्त किए हैं और एडवाइजरी भी जारी की है कि आपने जो सैरो सियाहत का सिलसिला है उसके लिए अपने मौसम को देख के जाना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी अपना ट्रिप प्लान कर लें और खुदा ना खास्ता आप कहीं बारिश में फंस जाएं, कहीं ऐसी जगह पे फंस जाएं जहां पे पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो। तो आपने बहुत एहतियात करनी है और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत ख्याल रखना है कि कोई दूसरा अगर मुश्किल में है उसकी मदद करें या मुतल्लिका इदारे को फ़ोन करें ताकि वो लोगों को रेस्क्यू कर सके। क्योंकि होता यही है सलमा कि जब मौसम अच्छा हो तो बंदे जनरली दिल करता है कि बाहर निकलो, तो बगैर सोचे समझे निकल जाते हैं। पहले मरी का भी इस तरह हादसा हुआ था कि जब बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई थी तो लोग बगैर सोचे समझे चले गए थे। तो हम चाहते हैं कि सारे सेफ रहें और यही चीज़ हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है। तो उन्होंने कुछ बंदोबस्त किए हैं। उन्होंने एक तो इमरजेंसी का कहा है, उसके अलावा उन्होंने एक टास्क फोर्स भी इसके लिए 1000 पुलिसमैन की बेसिकली वो की है। वो एक और टास्क फोर्स है मुकीत, वो ना सिर्फ बारिश में रिस्पॉन्ड करेंगी बल्कि बाकी चीज़ों में भी करेंगी। उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी सबसे अच्छी बात यह कि हमारी ईद ठंडी होने जा रही है, क्योंकि ईद तक जो है वो ये बारिशों का जो स्पेल है ये जारी रहेगा। तो बड़ी अच्छी प्रोडिक्शंस है ईद तक भी। नॉर्मली वैसे पहले भी हम देखते हैं कि जब ईद आती है, बकरा ईद पे अमूमन बारिश हो जाती है। आप पहले दिन कुर्बानी करें, दूसरे दिन करें, तो बारिश से, बूंदाबांदी से जो हब्स का जोर है वो अमूमन टूट जाता है, इतना ज़्यादा हब्स नहीं होता। तो ईद के हवाले से तो ये हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन मौसम की बात हो रही है तो अच्छे मौसम में लोग बाहर ज़रूर जाते हैं, बाहर जाएं, लेकिन ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना कि आपका जो दुश्मन है वो बेलगाम है, यानी कोरोना। एब्सोल्युटली, कोरोना केसेस भी जो है वो समहाउ, शुक्र है आप लोगों ने हमारी बात भी सुनी और कुछ गवर्नमेंट की, एब्सोल्युटली गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है उसकी वजह से हमारी जो कोरोना की शरह है वो ड्रॉप हुई है पिछले एक दिन में। और कितनी ड्रॉप हुई है? ये 4.6 से कम होके 3.4 हो गई है, जो कि अच्छा है। आप लोग एहतियात कर रहे हैं क्योंकि ईद भी करीब है। ज़ाहिर आप बकरा मंडियों में जाते हैं तो क्या करते हैं कि पूरी फैमिली चली जाती है एक बकरा पसंद करने, बैल पसंद करने। तो आप खुदारा घर के किसी बड़े को भेज दें जो वेटरनरी डॉक्टर को साथ ज़रूर लेके जाए, क्योंकि एक लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में भी हम सुन रहे हैं। तो जो भी कोई जाता है, अगर एक फैमिली मेम्बर जाएगा रश भी नहीं होगा, लोग महफूज रहेंगे।
चाइना में जो है वो दोबारा से सख्त पाबंदियों का ऐलान हुआ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो कोविड केसेस बढ़ रहे थे और उनके एक शहर ज़ियान में जो है वो 1 हफ्ते का लॉकडाउन भी किया गया है। तो पाकिस्तान में खुदा न खास्ता दोबारा ऐसी नौबत ना आए और क्वारंटीन सेंटर्स दोबारा से ना बनाने पड़ जाए। क्वारंटीन रहना बड़ा मुश्किल काम होता है और इसके लिए आई वुड रिकमेंड कि वो, मैंने आपको एक अफसाना बताया था जितेंद्र सिंह बेदी का, जिसका नाम है क्वारंटीन, वो आप जरूर पढ़ें। मेरा ख्याल है सब लोग, आप भी पढ़िए। उन्होंने क्वारंटीन में ही लिखा है? नहीं, वो उन्होंने क्वारंटीन में नहीं लिखा। असल में जो अफसाना होता है उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जाहिर है वो रियल लाइफ की स्टोरीज ही होती हैं। एक ज़माने में जब ताउन की वबा फैली थी पूरी दुनिया में, तो ऐसा हुआ था कि क्वारंटीन कैसे किया जाता है, लोगों को अलग जगह पे कैसे रखा जाता है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। तो बड़ा इंसानियत सोच सलूक होता था उनके साथ। अब तो खैर अवेयरनेस आ गई है, दुनिया तरक्की कर गई है, तो अब हम बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को जब कोई इफेक्ट होता है किसी भी बीमारी से, जैसे कोरोना है, जब किसी को कोविड होता है तो हम उसको क्वारंटीन करते हैं, वहाँ पर उसको प्रॉपर्ली फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन वो जो नॉवल है वो आपको बताता है कि अगर अवेयरनेस नहीं थी तो लोग कैसे रिएक्ट करते थे। जब कोई मुसीबत आती थी तो वो भूल जाते थे कि दूसरों का ख्याल रखना है, दूसरों को आपने फैसिलिटेट करना है। सलमा, मैंने ये भी देखा है कि लोग जो है क्वारंटीन से जनरली भागते हैं, काफी फियर होता है क्वारंटीन का, क्योंकि होता तो डिप्रेसिंग था। आपको हुआ है कोरोना? वैसे मुझे 2 टाइम्स हो चुका है और मुझे लगता है भागने वालों में आप भी शामिल हैं। मैं भागने वालों में शामिल नहीं था, मैं शुक्र है मैंने अपना क्वारंटीन अपने घर पे किया था, लेकिन मैंने उसे बड़ा सीरियस लिया था कि मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। इन चीजों का आपने खुद ख्याल रखना है कि आपकी फैमिली को ना ट्रांसफर हो। अगर आपको है थोड़ा सा भी शक है तो कुछ दिनों की अपनी जो आपके बाहर निकलने के और घूमने फिरने के प्लान, उन्हें आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करें और अपनी फैमिली का जो है खास ख्याल रखें कि उन्हें ना ट्रांसफर हो बेसिकली। और कोविड के हवाले से एक और रिसर्च भी आई है कि ये जो कोरोना है ये इंसुलिन को मुतासर करता है, डायबिटीज का खतरा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात करें। तो कोरोना के खतरात से जब हम एहतियात की बात करते हैं तो खतरे में हमेशा हम बौखला जाते हैं, भूल जाते हैं कि भाई अब किसको मदद के लिए बुलाएं। तो एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है आप सबके लिए, वो ये है जिसका पहले मुकीत ने भी जिक्र किया था कि इस्लामाबाद पुलिस ने आवाम के लिए मुश्किल आसान कर दी है। जितनी इमरजेंसी सर्विसेज थी उनको इकट्ठा कर दिए, कंबाइन कर दिया और इसका नाम है पुकार 15। और ये हुआ है जनाब वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की खुसूसी हिदायत पर, उनकी एफर्ट से, दिन रात मेहनत से, कि अब आप जब 15 पे कॉल करेंगे तो पुलिस फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करेगी। ईगल स्क्वाड है, 1000 पीपल पर मुश्तमिल है। जो स्क्वाड के लोग हैं वो तकरीबन 1000 हैं और वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR आपके पास उसी वक्त नोट करेंगे। और अल्लाह करे कि वैसे इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हाँ जस्ट इन केस एक बैकअप में हमारे पास एक प्लान है जिससे हम हादसा से और किसी भी किस्म की बैड न्यूज़ से बच सकते हैं बेसिकली। बिल्कुल हम बच सकते हैं। और जब FIR उसी जगह पे दर्ज होती है तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं पर जाना नहीं पड़ता, आपका वो इदारा जिसने आपकी मदद करनी है वो उसी जगह पे एट दी स्पॉट रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। और हम इतने मतलब इतने अच्छे मेहमान नवाज और इतने मदद करने वाले लोग हैं। हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है कि आपने हमेशा मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करनी है और दूसरों का ख्याल रखना है। तो जब दूसरों का ख्याल रखने की बात होती है मुकीत, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ना सिर्फ बातों से कहें कि मुकीत आप कैसे हैं, क्या हाल है आपका, बल्कि आपने ये भी ख्याल रखना होता है कि आपका कोई एक्ट ऐसा ना हो जिससे दूसरों को नुकसान हो। होता क्या है कि प्लास्टिक बैग स्पेशली हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं और उसके बाद उसको बेदरेक ऐसे फेंक देते हैं। हजारों बार इस पे कैंपेन्स हो चुकी है, बताया गया कि भाई ये कितना नुकसानदेह, 300 साल तक ये डिसॉल्व नहीं होते और ये आपकी माहौल को आलूदा करते हैं, जमीन को आलूदा करते हैं, इंसानी सेहत के लिए कितने मुज़िर हैं। ये हमारे बताने से शायद आपको कम समझ आएगी। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, उसके बाद इस पर थोड़ी सी डिस्कशन भी कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं हर साल दुनिया भर में 500 अरब पॉलीथीन बैग इस्तेमाल होते हैं, यानी 1 मिनट के अंदर 10 लाख से ज्यादा प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जमीन पर मौजूद हर मर्द, औरत या बच्चा सालाना 83 प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करता है। एक पॉलीथीन बैग को गलने, सड़ने या खत्म होने के लिए 300 साल दरकार होते हैं। प्लास्टिक बैग्स के छोटे छोटे ज़रात हमारी खुराक और पानी को आलूदा कर रहे हैं। इंतहाई छोटे ज़रात में मुनकसिम होने से पहले ये जमीन की आलूदगी का बाइस बनते हैं। समुद्री हयातियात भी इन बैग से बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं और कई जानवर हलाक हो रहे हैं। बारिश के दौरान सीवरेज सिस्टम से बह जाने वाला हर बैग किसी न किसी तरह समंदर में जा गिरता है। दुनिया के कई ममालिक में प्लास्टिक बैग्स पर लेवी ड्यूटी लगाकर इसके इस्तेमाल को कम किया गया है। दीगर कुछ ममालिक ने प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान में भी इनके इस्तेमाल को कम करने के लिए इकदाम किए गए हैं। इस्लामाबाद में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन बदकिस्मती से अब भी इनका इस्तेमाल जारी है। हुकूमत तो अपने हिस्से का काम कर रही है, लेकिन अवाम को ताहाल इसका इदराक नहीं कि वो जमीन को आलूदा करने में किस कदर बेएहतियाती बरत रहे हैं।
जनाब पैकेज आपने मुलाहिजा कर लिया। मैं और मुकीत जरा बातें कर रहे थे और यही डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने हज़ार मरतबा समझाया, पाबंदी लगाई, लेकिन इसके बावजूद लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोग भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। प्लास्टिक बैग्स आपके लिए, आपके माहौल के लिए, आपके अपनों के लिए, आपके प्यारों के लिए, सबकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। और माहौल जब आलूदा होगा, आप साफ फिजा में सांस नहीं ले सकते, तो सोचिए आप क्या कर सकते हैं। आप लोग खास तौर पे जब ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो अगर आपके पास प्लास्टिक बैग्स हैं तो उसके अंदर सारा कचरा इकट्ठा करें अपनी गाड़ी का, रादर कि जो एक पाकिस्तान में आदत मैंने देखी लिटरिंग की, कि आप खिड़कियों से बाहर फेंक रहे होते हैं। और एक बस में मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि बस को साफ रखें, सारा कचरा खिड़की से बाहर फेंकें। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी जो एनवायरनमेंट है उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आप लोग। और अगर आप समंदर में देखो ना, तो सिगरेट बट्स की एक आदत है कि लोग स्मोक करते हैं और सिगरेट बट्स फेंक रहे होते हैं हर जगह, और रियलाइज नहीं करते कि ये भी बहुत बड़ी एक लिटरिंग है। तो अगर आप ओशंस में देखो ना, तो पूरी एक कॉन्टिनेंट बन सकती है उसकी, जितने सिगरेट बट्स ऑलरेडी ओशन में एग्जिस्ट करते हैं। सो अपनी एनवायरनमेंट का ख्याल रखें और इन चीज़ों पे काइंडली फोकस करें, क्योंकि आपकी छोटी सी जो लापरवाही है ना, वो हमारे मुल्क को थोड़ा सा गंदा करना शुरू हो जाती है। और करते करते जब सारे फेंक रहे होते हैं तो आपके सामने हालात फिर नजर आते हैं कि बिल्कुल। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा मज़हब हमें यही सिखाता है कि हमने दूसरों के लिए आसानियां बांटनी है, आसानियां पैदा करनी है। तो ये जो ज़िलहज का बाबरकत महीना है, इसमें जो सबसे बड़ी एक्साइटिंग चीज़ मुसलमानों के लिए होती है वो होती है हज। तो मनासिक हज का आगाज़ आज से हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे, मुकीत को और हमारे तमाम जो देखने वाले हैं उनको भी हज की सआदत नसीब फरमाए। इस बार कोविड के बाद से 10 लाख फर्जंदान इस्लाम जो है या इससे ज़ायद लोग मनासिक हज अदा करने के लिए पहुंचे हैं, हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। और गिलाफ काबा के लिए मुकीत एक तकरीब होती है, जो गिलाफ काबा की तब्दीली होती है वो होती है नॉर्मली हज के मौके पर, लेकिन इस बार इसकी डेट में थोड़ा सा चेंज आया है और ये अब होने जा रही है यकुम मुहर्रम को। बहुत मतलब मुसलमानों के लिए बहुत एक इवेंट होता है। और इसके बाद जब गिलाफ काबा तब्दील होता है तो उसके जो तबरकात होते हैं उनको जो सरबराहाने मुमलिकत होते हैं मुख्तलिफ, उनमें तकसीम किया जाता है। और ये जो गिलाफ काबा की तैयारी होती है, ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है, कई माह लगते हैं इसकी तैयारी में। और बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला ये सआदत देता है कि वो गिलाफ काबा की तैयारी में अपना हिस्सा डालें। और नॉर्मली ये होते कि जब भी हज का मौका होता था तो उसके बाद हज के मौके पे गिलाफ काबा तब्दील कर दिया जाता था। इस बार जो चेंज आया है, क्योंकि कोविड के फेज से भी हम गुजरे हैं, तो थोड़ा सा इसमें रद्दोबदल हुआ है। और ये तैयार किससे होता है मुकीत, ये तो हमने बताया ही नहीं। एक खुसूसी कपड़ा और सोने की तारें इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो हज के मौके पर जो चीज़ें होती हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथी एंकर मोहम्मद शुएब को अल्लाह ताला ने इस साल फरीज़ा हज अदा करने वाले ख़ास लोगों में शामिल किया है। इस वक्त हमारे साथ मक्का से मौजूद हैं वज़ीर मज़हबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर के साथ जमजम प्रोजेक्ट पर बात हो रही है। बहुत मुबारक हो शुएब, आपको अल्लाह ताला ने ये सआदत नसीब की है इस बार। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल मौजूद है मक्का में, जज़ाकल्लाह। और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब वज़ीर बराए मजहबी अमूर यहाँ पर मौजूद हैं। और इतनी मुश्किल से वक्त मिला, क्यों? क्योंकि बड़ी एक्टिवली विजिट्स कर रहे हैं। जो आज़मीन हैं उनसे जाकर पूछ रहे हैं, किसी को कोई शिकायत ना हो उनके पास जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट जिसका बड़ा हवाला दिया गया वो था रोड टू मक्का प्रोजेक्ट, लेकिन आज जिसकी बात हम करेंगे वो है जमजम टू डोर प्रोजेक्ट। क्योंकि ये मिनिस्टर साहब की वजह से हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वजह से वो जो आज़मीन हज यहाँ पर मौजूद हैं। ये बड़ी डिफरेंट सी बात आपको लगेगी, लेकिन जरा सोचिए, कमरे से बाहर निकले, बाहर जमजम की बॉटल्स रखी हों, सुन के अच्छा लगता है। वाकई यहाँ पर है, हर होटल में ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। मैं पीटीवी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हाजियों का गम और दर्द सीने में लिए हुए अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ शेयर करते हैं। सर ऑनेस्टली कई हज जो हमने सुने, ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जिन इंतज़ामात से मुतालिक हम सुनते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इंतज़ामात अच्छे नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात इस बार बहुत अच्छे, हालांकि वक्त कम मिला। ज़ाहिर है क्रेडिट आपको जाता है, गवर्नमेंट को जाता है। क्या चैलेंज समझ के आपने सर इंतज़ामात किए हैं कि ये जो मिला है इस वक्त मौका है, इसमें कोई कसर ना छोड़ी जाए? हजरत, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मुख्तसर वक्त हमें मिला, और यहाँ तक कि मैं और मेरी जो पूरी टीम है वो परेशान था कि खुदाया ऐसा ना हो कि हज ना हो सके, क्योंकि यहाँ सऊदी अरबिया भी कोरोना के वजह की एक आलमी वबा है, इसकी तशवीशनाक सूरत हाल से पूरी दुनिया जो है शिकार है उसके। तो इसी तरह सऊदी अरबिया भी परेशान थी
और ममलिकत सऊदिया अरबिया वो भी लगे रहें, काम करते रहें और तदरीजन आगे बढ़ते रहें। बिल आखिर वो इसमें कामयाब हो गए कि एक तो उन्होंने ऐलान कर दिया, ऐलान तो कर दिया, लेकिन हज के हवाले से जो पॉलिसी हम बनाते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि हज के हवाले से अखराजात का ऐलान भी सऊदिया तालीमात के मुताबिक वो हो जाए। तो उसमें कुछ ताख़ीर हुई और उसमें भी चूँकि इस साल सऊदी हुकूमत ने ये आज़म कर रखा है कि हमको गोया कि डिजिटल बनाएं, आईटी पर डालें, तो इसमें एक जिद्दत पैदा करने के हवाले से, और चूँकि 2 साल इसमें तातुल भी हुआ था, तो इस हवाले से जो हैं वो लगे रहें और उसके हवाले से ताख़ीर भी हुई। जाहिर है कि ताख़ीर तो हो गया। तो फिर इस हवाले से हमारे लिए बड़ा चैलेंज ये था कि इससे पहले तो 15 शवाल तक तमाम इंतजामात मुकम्मल होते और 7 महीने इस पर लगते, और इस साल 15 शवाल के बाद हमने काम शुरू कर दिया। बल्कि मैं यहाँ तक कह दूं कि असल काम हमने 22 शवाल के बाद शुरू कर दिया। तो 22 शवाल के बाद और फिर उस जो है यकम ज़ुल्क़ादा से असल में हमारा जो है वो ऑपरेशन शुरू होने वाला था। तो इस बुनियाद पर बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए और हम भी तसब्सुब के शिकार हुए, खुदा क्या करें। लेकिन अल्लाह ताला ने फजल किया और अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छा टीम दिया और उस अच्छी टीम की बरकत से यहाँ भी वो लगे रहे, उन्होंने भी काम किया, पाकिस्तान में भी उन्होंने काम किया और आपने देखा कि महीनों का काम उन्होंने दिनों में कर दिया, हफ्तों में कर दिया। ये पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नवीद मुसरत है कि हमारे पाकिस्तानी इतने आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह काम के हवाले से कि वो महीनों का काम दिनों में कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे मुफ्ती साहब एक बात और भी समझाइएगा। मैं बहुत से ऐसे आज़मीन हज से मिला जो कि दुबई में रहते हैं, यानी सऊदी का पड़ोसी मुल्क है, लेकिन उन्होंने दुबई से यहाँ पर आना मुनासिब न समझा जो कि महंगा हज था। पाकिस्तान ट्रैवल किया, पाकिस्तान से यहाँ पर, इसी तरह और मुल्कों से, जो कि पाकिस्तान से यहाँ आना अब भी कई मुल्कों की निस्बत सस्ता है। हजरत कई मुल्कों की निस्बत नहीं, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता हज पाकिस्तान का सरकारी स्कीम के तहत हज है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इस पर मैं जब भी वजीर बन गया, अब भी मैं एक तकरीब में ये बात कर रहा था कि चूंकि मुझ पर ये इतिमाद सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब ने किया कि वजारत के लिए मेरा नाम तजवीज़ किया और फिर शहबाज शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, काम का बंदा है, इसमें कोई शक नहीं, और हमारे साथ जो पूरा कैबिनेट है वो भी इसी तरह। तो हम परेशान थे कि इतना महंगा हज हम किस तरह करेंगे और पाकिस्तानियों के सामने इसका ऐलान किस तरह करेंगे, क्योंकि पुरानी हुकूमत के जो नाअहलियत पर मबनी पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तानी मईशत बिल्कुल तबाही के किनारे पर पहुंच चुकी थी और इसी के नतीजे में पाकिस्तानी रुपया भी इंतहाई तबाकुन हालत से अब तक दोचार है और बिल्कुल हम दिवालिया के किनारे पर थे। तो इस हवाले से हज का तकरीबन 9,49,000 पे पहुंच चुका था। तो मैं लगा रहा, मौलाना फजल रहमान ने भी मेरे साथ ताउन किया और खुद शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी चूंकि बहुत करीबी मरासिम ताल्लुक है तो उन्होंने उनको भी इस्तेमाल किया। और फिर मैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इंतहाई फैज़ाना अंदाज से इसमें दिल खोल कर हमारा साथ दिया और फिर पूरी कैबिनेट का, वजारत खजाना का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में, कि पाकिस्तान इसके होती हुई कि सबसे ज्यादा माशी क्राइसिस का शिकार है, उन्होंने अल्लाह के मेहमानों के लिए पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा कारनामा यह सर अंजाम दिया कि उन्होंने बहुत बड़ा पैकेज देकर 1,50,000 सब्सिडी हाजियों को दिया। तो इसलिए पाकिस्तान का हज पूरी दुनिया में सबसे सस्ता तरीन हज है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें भी आपने गुज़श्ता रोज़ कह भी दिया कि वो जो 1.5 लाख रुपए वापस मिलने हैं वो जैसे ही आप लोग आज़मीन जाएंगे तो वापस उनके अकाउंट्स में आ जाएंगे, वजारत के पास वो अमाउंट आ चुकी है। सर एक बात और समझाइएगा कि माशाल्लाह जो होटल्स लिए गए, आपने कहा था इससे पहले कि नज़दीक तरीन रिहाइशें ली हैं और सस्ती ली हैं, आप यकीन करें उस वक्त यकीन नहीं आया कि आपने बात तो कर दी लेकिन हमने कहा नहीं ऐसे ही आपने कह दिया। लेकिन जब जद्दा से मक्का पहुंचे, नहीं मैं तमाम आज़मीन की बात करूँ, दिल की बात कर रहा हूँ कि जो जो मक्का टावर से करीब होते जा रहे थे यकीन नहीं आ रहा था इतने करीब रिहाइश मिल जाएगी। नॉर्मली यही सुना था कि जो सरकारी हज स्कीम के तहत आते हैं उनको दूर रिहाइश दी जाती है, नजदीक रिहाइश, अच्छे होटल्स, महंगे होटल्स, ये तो एक बड़ा बोझ था लेकिन इस पे भी आपने कुछ ना कुछ तो किया। हजरत इसमें कोई शक नहीं, इसमें मैं अल्लाह का शुक्रगुजार और फिर अपने टीम का, वो लगे रहे। मैं रमजान के मुत्तसिल ईद के चौथे दिन में तकरीबन रवाना हुआ अपने घर से और
यहाँ चंद दिन के बाद मैं अमारात के दौरे पे फिर हफ्ते के अंदर अंदर सऊदी अरबिया पहुंच गया और फिर यहाँ डीजी साहब, डायरेक्टर साहिबान, उन्होंने मेहनत की और हमने मेहनत की, तमाम होटलों का दौरा किया, विजिट किया और लगे रहें कि जिस तरह भी हो कि सस्ता तरीन होटल भी हो लेकिन मेयार पर सौदा न करे। मैंने दो बातें की, एक मेयार है, एक मिकदार है। तो मिकदार के हवाला से जो है ये ज़रूरी है कि कम से कम तरीन सदक़े पर हज का पैकेज लाएं और मरात के हवाले से बहुत ज़्यादा मरात याफ्ता हो कि कैफियत के हवाले से ऊंचा हो और कीमियत के हवाले से उसका नर्ख बहुत कम हो। तो इस हवाले से यहाँ वो इस बिल्डिंग में आप देखें, ये 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है और आप खुद अपने चूंकि मुशाहदा कर रहे हैं, इस तरह नहीं है कि हम दावे कर रहे हैं, नहीं, हम लोगों को यही कहते हैं, हमारे पश्तो में एक मशहूर कहावत है, दा गज और दा मैदान, ये गज और ये मैदान देखो जरा, नाप कर लो, ये सामने हरम शरीफ है, ये सामने हरम शरीफ और अपने पैदल हमारे तमाम खुजात वहां अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं और आते हैं और कोई मुश्किल भी नहीं है। इस महंगे तरीन दो जमाने में इस तरीन पैकेज जो हमें मिला अल्लाह का फजल और अपनी टीम की मेहरबानी है और ये 5 स्टार होटल है अल्हम्दुलिल्लाह और खाने और खुराक के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन खाना हम मुहैया करते हैं और सलावात ट्रांसपोर्ट जो थोड़े से फासले पर भी है उनको हम मिनटों पर पहुंचा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब जहां भी हम हाजियों के पास जाते हैं इतने खुश है हाजी, इतने खुश है कि एक ईद का समा होता है। यकीन जाने अब मेरे साथ ये साथी थे कि अल-हदाया टावर पे हम जब चले गए, हमारे वहाँ हजारों हाजी है, बहुत हाजी है वहाँ, तो जब हम पहुंच गए वहां एक ईद जैसे समा था, एक खुशी थी और लोग नारे लगा रहे थे ताकि कोई, तो मैंने उनको कहा पाकिस्तान का माहौल नहीं है, हम यहाँ सियासत के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ हज के लिए आए हैं, ऐसा ना करो खुदारा। लेकिन उनके दिल जो हैं खुश थे और पाकिस्तान के लिए अपनी हुकूमत के हवाले से नेक जज्बात रखते थे, तो दुआएं देते थे, तमाम जो हैं बहुत मोहब्बत उन्होंने दी और एक जज्बा था तमाम साथियों में, हाजियों में। मेरे बहनी वहाँ मौजूद थी, तकरीब में आई थी और हाजी साहिबान सब मौजूद थे, तो एक खुशी का मुझे भी, मेरा दिल भी बाग बाग हुआ, खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहनतों ने जो रंग लाया वो काबिल सताइश है अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती, कुछ फेक न्यूज पर भी बात करते हैं। चंद रोज पहले हमने देखा कि ट्विटर पर ही कुछ जर्नलिस्ट ने पुरानी वीडियोस शेयर की और उन्होंने कहा कि हज इंतजामात अच्छे नहीं है, अभी हज का आगाज नहीं हुआ और वीडियोस शेयर की गई हैं पुरानी, उस पर आपने ट्वीट भी की। मैं चाह रहा हूँ जरा इन शरपसंद नासर मैं इनको कहूंगा, चूंकि जाहिर है फिर जो घर वाले होते हैं परेशान होते हैं, फिक्रमंद होते हैं ऐसी वीडियोस देखकर, इस पर क्या कहेंगे? हजरत, इस बात, ये अल्लाह का फजल है कि उन्होंने ये वीडियो ऐसे जमाने में चलाया कि कम से कम ये फेक न्यूज चलाने के लिए अकल तो चाहिए, उनके साथ अकल भी नहीं है। ये शुक्र है 10 दिन पहले उन्होंने मीना के वीडियो चलाए, तो यार मीना के लिए अब तो तक 10 दिन उस वक्त तक तकरीबन बाकी थे और उन्होंने कहा कि मीना में जो है आज ये बहुत परेशान है और पानी नहीं है, कतरा नहीं है, तरस रहे हैं, वो है, ये है। मैंने कहा शुक्र है कि ये वीडियो आज आपने चला दिया, अगर मीना के दिन चलाते तो लोग यकीन करते, क्योंकि उनको बेचारों को क्या पता। अब मुसीबत यह है कि ये बाज लोग सियासत के हवाले से इतने इंतहा पसंद हो जाते हैं कि फिर अल्लाह के हरम का एहतराम नहीं करते, अल्लाह के घर का एहतराम नहीं करते और हमारे हाजियों के रिश्तेदारों के दिल दुखाते हैं। इसे क्या होता है? तो खुदारा ऐसा मत करो। ये सियासत का जो है खारदार मैदान जो है, हज कम से कम इसका शिकार न बनाओ। पाकिस्तान में हम सियासत भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि मैं मदीना मनौरा में एक होटल में चला गया, कुछ साथी थे शोर मचाते थे, तो हमने कहा क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम है? तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं होटल के हवाले से अब मुतमईन, उन्होंने कहा बिल्कुल 5 स्टार होटल है, खाने का और खाना भी होता चाहिए, क्यों कर शोर मचाते हैं? उन्होंने कहा हम हिज़्ब इख्तिलाफ वाले हैं, हम PTI वाले हैं, हर सूरत में हम अच्छे तौलियात के मुकाबले में हम उठेंगे और उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो इसका क्या इलाज है? ये तो जिद है, ये तो इनाद है, इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि या अल्लाह उनके दिलों में हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के दरबार और हरम बैतुल्लाह की मोहब्बत डाले, ताकि वो गलत प्रोपेगेंडे ना करे, तो पाकिस्तानी भाई मुतमईन रहे।
आपके वजीर आपके गरीब तरीन बंदा है, वो कोई कुरपत्या रपत्ती नहीं है कि वो जो है आपसे अलहदा किसी और कैटेगरी का बंदा है। ये आपके दोस्त, आपके साथी, आपके गम के दर्द के अलमबरदार है, इसलिए कि मैं मुझ पर ये तमाम मराहिल से गुजर कर यहाँ पहुंच चुका हूँ। तो मैं हाजियों के साथ हूँ। मैंने हर वक्त एक बात की है कि मैं हाजियों के साथ हूँ। हाजियों का गम और दर्द अपने सीने में लिए हुए और इंशाल्लाह उनके तमाम दुख और दर्द अपने हमारे जितने भी टीम है अपने दरमियान जो है वो बांटेंगे, लेकिन हाजियों पर गम और दर्द जो है वो नहीं डालेंगे। हम इंशाल्लाह वहां मीना में एक ऐसा जगह हमने उनके लिए मुंतखब किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि बिल्कुल जमरात के करीब है। अच्छा। और वो मैंने अभी उनको कहा कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के सरकारी स्कीम के तहत हज करने वाले उन जगह में ठहरेंगे जहां सहाबे किराम रसूलुल्लाह ने ठहराए थे। तो ये बहुत बड़ा जो है बड़ी खुशकिस्मती है हमारे इन हाजियों की। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी हुकूमत जब से आई है तो एक तो हरम शरीफ है, हरमैन शरीफान के दरवाजे खुल गए, और दूसरी बात यह कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हज अकबर है। अरफात का दिन यौमुल जुम्मा है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि एक हज जो है वो 70 मकबूल हजों के बराबर और जो है उस सवाब पे उस पे मिलता है। तो ये भी हमारी खुशकिस्मती है, हमारे हुज्जाज की खुशकिस्मती है, पाकिस्तानियों की नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा की खुशकिस्मती है। और मैं पाकिस्तानी भाइयों को और यहाँ हुज्जाज को यही दावत देता हूँ कि वक्त को ज़या से बचाएं और हरम शरीफ की एहतराम करो, इसके आदाब का ख्याल रखो, अपने वक्त को कीमती बनाओ, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआओं में हर वक्त जो है उसको याद रखो। और अपने लिए, अपने आखिरत को सुनवाने के लिए ये वक्त जो है कीमती वक्त है, आपकी दुआएं कबूल होती है। तो मेरे उनसे दुआएं, ये दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी दुआ करो और पूरी उम्मत के लिए दुआ करो और मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ करो और कश्मीरी भाइयों के लिए दुआ करो और जहाँ जहाँ मुसलमान मजलूम भाई परेशान है उनके लिए दुआ करें। उम्मत मुस्लिमा के अलावा पूरी मजलूम इंसानियत के लिए भी दुआ करो और पाकिस्तान को सर फेरस्त रखो। अल्लाह आपको भी खुश रखे और हमारे तमाम पाकिस्तानी हुज्जाज और उम्मत मुस्लिमा से आने वाले तमाम यहाँ के मेहमानों को अल्लाह ताला सलामती के साथ हज अच्छे तरीके से सरअंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे इसमें खुशियां बांटने की जहाँ तक बात है, कुछ तोहफे तहफ़ भी बांटे जा रहे हैं मिनिस्ट्री की तरफ से, जरा तोहफे तो बताएं अवाम को। हमने बहरहाल जो हज के साथ मुनासिब हो, हम कोशिश करते हैं कि हाजी का दिल जो है वो खुश हो जाए। तो उसके लिए बैतुल्लाह शरीफ के गिलाफ के बिल्कुल रंग बरंग, उसके रंग के साथ बिल्कुल मसावी हमने एक मुसल्ला बनाया है जानमाज उनके लिए और बेहतरीन अंदाज से कीमती, और इसके अलावा एक कालीन उनके तोहफे में, ताकि वहाँ वो जो है मुज़दलिफ़ा में उसको काम आ जाए। और यहाँ तक हमारे जो यहाँ की टीम है उन्होंने मेहनत की है कि अगर इतनी कीमती बनाए, उन्होंने कह रहे थे कि अक्सर हुज्जाज कोशिश करते हैं कि अपने बेटियों के जहेज में इनको दे तो वो भी फख्र करेंगे कि मेरे बाप ने हरम शरीफ का जो तोहफा लाया है ये सिर्फ हरम शरीफ का तोहफा भी नहीं बल्कि इसके काबिल है कि लोगों के सामने हम दिखलाए कि एक अच्छा तोहफा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने उनको आज तमाम जितने भी हुज्जाज है उनको ये तोहफा भी तकसीम किया और तकसीम करते रहेंगे कि जब भी आप यौम तरविया जाएंगे तो साथ ये तोहफा बैग की शक्ल में। वेलकम बैक गाइस। पाकिस्तानी यास्मीन बिल्कुल पाकिस्तान के इन्वेस्टर हैं और इंतजामात से बिल्कुल खुश हैं। और इस तरह के कुछ रूमर्स भी थे कि लिफ्ट जो थी वो गिरी थी, वो बिल्कुल जो है फेक न्यूज़ थी। और जो ट्रेन के बारे में बात थी वो भी वज़ीर मज़हबी उमूर ने बता दिया कि जनाब जो रमी का मकाम है जमरात से इतने करीब है आज़मीन के, वहाँ पर ट्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लिहाजा फेक न्यूज़ से गुरेज करना चाहिए। बहुत बुरी बात है, गलत खबरें नहीं फैलानी चाहिए, इससे इश्तियाल फैलता है। और वो लोग जो फरीज़ा हज के लिए इस साल अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब किया है, उनको हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद और उनकी फैमिलीज़ को हमें भी अल्लाह ताला ये सादत हासिल करने की तौफीक दे। आमीन आमीन। इसके साथ ही हमारी डिस्कशन हो रही थी थोड़ा सा कोविड के ऊपर, जो कि शुरू में आते साथ ही हुई थी, लेकिन क्यों है कि हमारे जो केसेस हैं वो फिर भी बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह से इसके पीछे वजूहात क्या हैं, इसके पीछे क्या है कि लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो रहे, कि क्या है,
ये वजह जानने के लिए आज वैक्सीनेशन की रेशो हमारी काफी बढ़ चुकी है। हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। भारत में दिसंबर 2019 से नाफिजुल अमल मुतनाज़ शहरियत का कानून हिंदुत्व के मजबी तासुब पर कायम मोदी सरकार के इंतहा पसंद इक़दामात की बदतरीन मिसाल है। इस मुतनाज़ कानून के खिलाफ भरपूर मकामी एहतजाज और शदीद आलमी रद्द-ए-अमल के बावजूद भारत में अशरों से मुकीम दूसरे ममालिक से आए मुसलमानों को भारतीय शहरियत के आईनी जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। हिंदुत्व असूल के मुताबिक हिंदुस्तान अगर सिर्फ हिंदुओं का है तो फिर मोदी सरकार पे जमहूरियत का लिबादा क्यों? वेलकम बैक एवरीवन। हमारी डिस्कशन हो रही थी कि कोरोना केसेस क्यों पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, हालांकि लोग वैक्सीनेटेड भी हैं, कितनी परसेंटेज है जो वैक्सीनेटेड है और क्या मामला है जिनकी वजह से केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। मौज़म अब्बास राजा साहब हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा जो नेशनल वैक्सीनेशन टीम है कोविड से रिलेटेड उसको लीड भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मौज़म साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। हाउ वाज योर मॉर्निंग? इट वाज गुड, थैंक यू। आई होप कि आपको बादल नहीं मिले होंगे, आज बारिश नहीं हो रही इस्लामाबाद में इस वक्त। तो नहीं, कल से इस्लामाबाद का मौसम बड़ा प्लेजेंट है जी, बारिश हो रही है और बड़ा अच्छा मौसम है क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो गया काफी अच्छा जी, खासा, काफी टेम्परेचर में फर्क पड़ डिफरेंस है। मुकीत इज वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुकीत के आज कपड़े नहीं भीगे। एनीवेज बैक टू डिस्कशन। सर, हम कोविड से रिलेटेड पहले भी बात कर रहे थे और ड्यूरिंग ब्रेक जो हमारी डिस्कशन थी वो भी आप सुन रहे थे और आप मुस्कुरा भी रहे थे हमारी बातें सुन के। तो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये था कि जब हम वैक्सीनेट भी कर रहे हैं अपनी आबादी को, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब उनमें इजाफा नजर आ रहा है। कमी होनी चाहिए थी, इस वक्त खत्म हो जाना चाहिए था। कोविड का रीजन क्या है, क्यों ये दोबारा से राइज आ रहा है? अच्छा मैम, इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ कि एक तो हमने सिंस 2020 जब पहला केस रिपोर्ट हुआ था तो बड़ा एक हार्ड टाइम हमने डिफरेंट फेजेस में गुजारा। तो काफ़ी पीक्स भी केसेस की हमें मिली, फिर डिक्रीज़ हुआ। सो सिंस लास्ट 5 मंथ से इसमें जो केसेस की रेशियो है वो काफ़ी कम है। तो कोविड की सिचुएशन ओवरऑल काफ़ी कंट्रोल्ड पोजीशन में थी। सो अभी स्लाइट थोड़ा सा इंक्रीज़ आया है जिसमें कोई इतनी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। अगर हम अक्रॉस द ग्लोब भी देखें तो पूरी दुनिया में स्लाइट इंक्रीज़ आया है। तो उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल जब सिचुएशन लास्ट 5 मंथ्स प्रीवियस काफ़ी कंट्रोल्ड सिचुएशन थी, पॉजिटिविटी ऑलमोस्ट 0 के करीब थी, तो तब रिस्ट्रिक्शंस में थोड़ी सी कमी की गई। ठीक है, उसमें ओपन ट्रैवल जो है वो ज़रा ज़्यादा ओपन हुआ, मार्केट्स ओपन हुई, तो बाकी सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनमें थोड़ी सी हमने कमी की। तो उस वजह से भी थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट जो है अक्रॉस द ग्लोब, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं ये रिस्ट्रिक्शंस कम की, पूरी दुनिया ने ये रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम की थी। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो भी आना था डेफिनेटली। तो ये थोड़ा बहुत जो स्लाइट इंक्रीज़ है ये रिस्ट्रिक्शन की कमी की वजह से भी है। एज ब्रैकेट भी मैटर करता है कि इस एज के लोग वैक्सीनेटेड भी होंगे तो इफेक्ट हो सकते हैं, इसका कोई ताल्लुक एज से नहीं होता। और छोटे बच्चों के लिए भी अभी हमें पता चला कि जो है वो वैक्सीनेशन की परमिशन मिल चुकी है, तो बहुत छोटे जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगनी चाहिए। जी, वैक्सीनेशन जो है वो तो एज स्पेसिफिक नहीं है, वो हर एज को जो है वो वैक्सीन लगनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में 12 साल और उससे जो ऊपर के लोग हैं उनको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, वो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है। तो 86% जो इस एलिजिबल पॉपुलेशन का है वो टोटल कम्प्लीटली वैक्सीनेट हो चुका है और ऑलमोस्ट 93% जो लोग हैं उन्होंने एटलीस्ट एक डोज जो है वो रिसीव कर ली है। बाकी जो लोअर एज ग्रुप है 5 to 11 उसमें वैक्सीन की कंपोजिशन डिफरेंट है, तो उसमें वो अभी प्रोक्योरमेंट फेज़ में है, वो जो ही रिसीव होगी हम उसको इनिशिएट कर देंगे। तो वैक्सीन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज ग्रुप आप सारों के लिए रिकमेंडेड है। दिस इज़ द ओनली वे कि हम इस कोविड को के साथ फाइट कर सकें। जब तक हमारी जो कंप्लीट पॉपुलेशन है वो फुली वैक्सीनेट नहीं होगी तो इसका रिस्क जो है वो एग्जिस्ट करेगा पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी।
सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो पुरानी वैक्सीनेशन हमें लगी हुई ऑलरेडी, क्या ये कोई नया वेरिएंट आया है वो इस पे काम करती है कि नहीं, और क्या ये वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू जो पहले वेरिएंट्स आते रहे, या क्या इसमें थोड़ा सा लाइट है, माइल्ड है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें अपडेट बिल्कुल सर, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, तो इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आती हैं। तो अभी तक डिफरेंट जो फेजेस हमने गुजरे हैं उसमें वेरिएंट में थोड़ी बहुत चेंज थी। तो करंटली जो एक ओमिक्रॉन आपने सुना होगा कि वो एक वेरिएंट चल रहा है, तो उसमें उसकी वजह से भी मतलब स्लाइट चेंजेस हैं, लेकिन वो फैलता थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन जो लास्ट हमने एक डेल्टा वेरिएंट था जिसको हम इंडियन वेरिएंट भी कहते हैं, जिसको जो गुजरा है, तो उसकी निस्बत ये 1/3 भी डेंजरस नहीं है। तो इट्स नॉट सो मच क्रिटिकल कंडीशन कि ये कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस वेरिएंट है। स्लाइट चेंज आती है उसके मटेरियल में, उसकी वजह से उसकी जो अपीयरेंस है और उसकी आगे प्रेजेंटेशन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती है। यानी पहले डेल्टा था, फिर ओमिक्रॉन था, अभी जो वेरिएंट है ये कौन सा है? क्या ये भी उसी से मिलता जुलता है, वही वेरिएंट्स कंटिन्यू हो रहे हैं और सिम्टम्स भी तकरीबन सेम है? बिल्कुल, ओमिक्रॉन जो है ये वही वेरिएंट है, इसका सब वेरिएंट है, आगे स्ट्रेन्स डिफरेंट चेंज होती जाती हैं। तो अभी जो है वो जो वेरिएंट है वो थोड़ा सा फैलता ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा वो डेंजरस नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडियन वेरिएंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए थे और डेथ्स भी हुई थी वो इंडियन वेरिएंट जो था उससे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। लेकिन फिर भी इसको ज़्यादा हल्का नहीं लेना कि लोग जो है काफ़ी इसे वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है यार अब ये वाला इतना कोई डेंजरस नहीं है। लोग जो है इस माइंडसेट से चल रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आपके? क्या इसे इजी ले सकते हैं, थोड़ा सा भी रिलैक्स कर सकते हैं इसमें कि लोग रिलैक्स हुए हैं इस टाइम? सर कम्युनिटी में के लिए मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इसमें एक तो कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने जो SOPs हैं, जो NCOC जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है SOPs, आप वो फॉलो करें, उनसे अपडेटेड रहें। कि अभी रिसेंटली जिस तरह NCOC ने इशू किया कि मास्क वेयरिंग जो है इंडोर सेटिंग में वो दोबारा हमने इम्पोज किया है, लाइक गैदरिंग सिनेमाज में, शॉपिंग मॉल्स में, मार्केट में, तो वो काइंडली उसको आप कंप्लायंस दें, उसको फॉलो करें। और जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं वो अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं, और जो ऑलरेडी वैक्सीनेशन जिनको हो चुकी है, पहले कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड हैं, अगर उनको 5 महीने हो गए हैं तो वो अपनी बूस्टर लगवाएं, फर्स्ट बूस्टर। जिनको फर्स्ट बूस्टर के बाद 4 मंथ गुजर चुके हैं वो सेकंड बूस्टर लगाएं। तो वैक्सीन जो है ये हर बंदा लगवाए, इट्स टोटली सेफ। तो ये एक ओनली हमारे पास मेथड है वैक्सीनेशन। और मोज़म साहब एक और चीज़ क्लियर कीजिएगा कि जिनको अगर लेट सपोज कि कोई और वैक्सीन लगी थी और उसके बाद एज बूस्टर वो दूसरी वैक्सीन लगाते हैं, दूसरी कंपनी की लगाते हैं, इज दैट फाइन, या आपको सेम वैक्सीन दोबारा लगानी होती है? नहीं, इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने अगर कोई भी वैक्सीन लगाई है तो आप उसके बाद बूस्टर लगवा सकते हैं किसी और वैक्सीन का, इसमें इट्स सेफ टोटली। ठीक। और जो मल्टी वाइटामिन का कॉन्सेप्ट है कि आप जब वैक्सीन लगवा लेते हैं उसके बाद भी आपको मल्टी वाइटामिन खाते रहना चाहिए, आपके न्यूट्रिशंस जब अच्छे रहेंगे, पूरे रहेंगे, क्योंकि जो हमारी डेली डाइट होती है उससे हमें इतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही होती, तो क्या वो भी हेल्प आउट करते हैं हमें कोविड से बचाव के लिए? देखिए, मल्टी वाइटामिन जो है वो आपकी इम्यूनिटी इन्हांस करते हैं। सो वैक्सीन जो है वो भी आपकी इम्यूनिटी एक स्पेसिफिक एजेंट के अगेंस्ट इन्हांस करता है। तो ओवरऑल अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपकी बॉडी जो है वो बेहतर तरीके से जरासीम के खिलाफ जो है वो फाइट कर सकती है। सो वो इट्स अप टू द पीपल, अगर वो फॉर एग्जांपल इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिस तरह जिनको क्रोनिक डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, तो उनके लिए अगर वो मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं तो उससे इम्यूनिटी उनकी मज़ीद बेहतर हो। सही। अच्छा मौज़म साहब, बहुत ज़्यादा कैंपेन्स भी चल रही थी जब पहले भी कोविड आया, उसके बाद ड्यूरिंग द कोविड भी, अभी भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा आवाम को एजुकेट करने की कोशिश की। इस सारे प्रोसेस में हमने फिर भी देखा कि थोड़ा सा राइज आया केसेस में। ऑल तो दुनिया में बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में कंपैरेटिवली कम है, लेकिन ज़ाहिर हमने इसको ज़ीरो पे लेके आना है। तो ये जो राइज है इसको देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी में कोई चेंज आया वैक्सीनेशन की, कोरोना से बचाव की, या जो कैंपेन चल रही है उसमें क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसीज़ में चेंजेस नज़र आ रही हैं? देखिए, गवर्नमेंट जो है उसने उसका बहुत ज़्यादा रोल है। गवर्नमेंट इज़ वेरी विजिलेंट राइट नाउ। जो हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं। हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो बड़े विजिलेंट हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर जो NCOC हैं वो डेली बेसिस पे सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, और डे बाय डे डिजीज़ को जो मैनेज करने की स्ट्रेटजी है, जिस तरह से केसेस इंक्रीज़ होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, उसी हिसाब से हम वो अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको भी चेंज करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन लेके आते हैं। अभी जो नेशनल कैंपेन है, हमारे पास इस वक्त जो फिक्स सेंटर हैं जहाँ पे लोग खुद जाके हॉस्पिटल्स में वैक्सीन लगवा सकते हैं, वो ऑलमोस्ट 8000 के करीब है जो काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे पास अनवैक्सीनेटेड कम्युनिटी बच जाती है, उसको हम डोर टू डोर जाके कैंपेन में कवर करने की कोशिश करते हैं।
तो उसमें अगेन जिसकी फर्स्ट डोज मिसिंग है उसको फर्स्ट डोज लगाते हैं, जिसको सेकंड डोज मिसिंग है वो सेकंड डोज, जिसका बूस्टर है उसका बूस्टर, जिसके लिए वो एलिजिबल है तो वो हम इस तरह डोर टू डोर जाके इस चीज़ को कवर करते हैं। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसे एब्सोल्यूट अगर गायब करना कोरोना का, उसका क्या हल है कि सारे कुछ अरसे के लिए बिल्कुल ही एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस करें, या सिर्फ वैक्सीनेशन ही इसका हल है? ये क्या है कि मतलब, और इसके बाद कुछ एक्सपेक्टेड है कि कोई और भी वेरिएंट आएगा कि या आपको बिल्कुल फेड होता नजर आ रहा है कोरोना? सर इसमें यह है कि आप इसको हमने मिनिमाइज करना है। जितनी भी जो वैक्सीनेशन है, जब आपके एंटीबॉडीज़ लेवल आपका हाई है तो आपको उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी अवेलेबल है। तो जब तक आपकी पूरी कम्युनिटी इम्यून नहीं होगी तो चांसेस आर देयर कि आप ये डिजीज़ आगे स्प्रेड हो सकती है। दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिस तरह अभी आपने देखा है कि कोई 5th-6th स्ट्रेन जो है वो अभी प्रेवलेंट है पाकिस्तान में, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें मज़ीद चेंजेस आ सकती हैं, पॉसिबिलिटी इज़ देयर। सो एनवायरनमेंट में रहता है तो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा मौज़म साहब, हम पहले ये भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर इसी तरह से अगर कोरोना केसेस बढ़ते रहेंगे तो हो सकता है हमें क्वारंटीन सेंटर्स मजीद बनाने पड़ जाए। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होगी या अभी मामला अंडर कंट्रोल है, यहीं पे इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है, ये मजीद नहीं बढ़ेगा और ना हमें क्वारंटीन सेंटर्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि हमारी जो गवर्नमेंट है और NCOC है वो बड़ा विजिलेंट है, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको मॉनिटर करता है। फॉर एग्जांपल मतलब स्ट्रेटजी के हवाले से, फिर प्रोक्योरमेंट सप्लाईज के हवाले से, हॉस्पिटल कैपेसिटी के हवाले से, HR की ट्रेनिंग के हवाले से, तो ऑल एस्पेक्ट NCOC जो है वो इस टाइम कवर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे एक स्ट्रेटजी के मुताबिक जो ही पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होती है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ये सारी चीज़ें सेटअप करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिविटी बहुत राइज करती है तो फिर हम क्वारंटाइन आइसोलेशन वो उस पर उसको इस्टेब्लिश करते हैं। अभी हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको टैकल कर सकते हैं। अच्छा, डोर टू डोर वैक्सीनेशन का भी पहले आप जिक्र कर रहे थे मौज़म साहब, तो ये इसका मैकेनिज्म क्या होता है? क्या मरदमशुमारी जिस तरह से होती है उसी तरह 1 by 1 हर घर को सिलेक्ट किया जाता है, या उसके लिए आपके पास कोई लिस्टें मौजूद होती हैं, कोई डाटा ऑलरेडी मौजूद होता है जिसके अकॉर्डिंग आप लोग जाते हैं वैक्सीनेट करने के लिए डोर टू डोर? और क्या इसमें लोग सपोर्टिव हैं जब आप लोग उनसे कहते हैं कि आपकी वैक्सीनेशन हो रही है, तो कि लोगों को क्या रिस्पॉन्सेस पे, उन्हें अभी भी फियर है या लोग सपोर्टिव हैं कि जी हम बिल्कुल चाहते हैं कि सब वैक्सीनेटेड हो? असल में ये जो कैंपेन है इसका ये बड़ा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, राइट। हमारे पास डाटा अवेलेबल है, जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि एलिजिबल पॉपुलेशन है हमारे पास, तो उसमें हमें पता है कि जिनकी हमारे पास एक ID का पूरा सिस्टम है, जो वैक्सीनेट होता है उसका डाटा उस सिस्टम में एंटर हो जाता है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट जो पर्सन लोग बचते हैं उनका डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है प्रोविंस वाइज, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज। उनकी फिर आगे माइक्रो प्लानिंग होती है कि जी इस डिस्ट्रिक्ट में इतने लोग अनवैक्सीनेटेड थे, उनको पूरा डाटा उनको साथ अवेलेबल होता है। उसके अकॉर्डिंग फिर टीम्स कंपोज करते हैं हम UC वाइज, जिसमें एक सोशल मोबिलाइज़र होता है, वैक्सीनेटर होता है, डाटा असिस्टेंट होता है। सोशल मोबिलाइज़र जो है वो डोर टू डोर लोगों को अवेयर करता है कि जी इस जगह पे हम वैक्सीनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो साथ ही चेक करते हैं, हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम है कि इसकी कौन सी डोज जो है वो पेंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को टैकल करके तो फिर हम करते हैं। तो दूसरा जो आपका क्वेश्चन था सर कि कम्युनिटी के वाले से, तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स थ्रू दिस फोरम कि कम्युनिटी जो पाकिस्तान की है उन्होंने अपने सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किए, उनकी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था। अगर आप देखें 86% पे अभी हमारी फुली वैक्सीनेशन है, तो हम दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज़ में हैं जिनकी वैक्सीनेशन इतनी सक्सेसफुल रही। सो ये अगर कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट या ट्रस्ट अपने हेल्थ सिस्टम पे ना होता तो ये हम कभी भी ना कर पाते। गवर्नमेंट आल्सो रिमेन वेरी विजिलेंट, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, मल्टीपल कैंपेन्स किए हैं, तो उसमें कम्युनिटी का रिस्पांस बहुत अच्छा था। अच्छा मौज़म साहब, जाते जाते शॉर्टली एक चीज़ बता दीजिएगा कि न्यूबॉर्न बेबीज़ जो है, जैसे बाकी वैक्सीन्स लगती हैं खसरा की, दीगर बीमारियों की, क्या न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए ये भी मैंडेटरी है कि आप उनको कोविड वैक्सीन पैदा होते ही लगा दें? नहीं, अभी इस हवाले से कोई, अभी सिर्फ 5 to 11 ईयर तक जो है वो अभी वैक्सीन एक स्पेशल वैक्सीन है, वो भी अभी हम प्रिक्योर कर रहे हैं। वो जब अवेलेबल होगी तो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे फर्दर कोई इस तरह की डेवलपमेंट होती है, रिसर्च होती है, तो फिर हम इसको देखेंगे। अभी फिलहाल इस तरह की कोई रिकमेंडेशन। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त मौज़म साहब, आपने इतनी डिटेल से बताया कि किस तरह से हमारी जो वैक्सीनेशन टीम्स हैं वो काम किस तरह डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है, और हमारी जो मोस्टली आबादी है वो वैक्सीनेटेड है, ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ कोऑपरेट करें, ये आपके
फायदे के लिए है, इसमें किसी का जाती फायदा है नहीं, इसलिए आपने वैक्सीन जरूर लगवानी है और रश वाली जगहों पे जाने से गुरेज करना है, मास्क पहनना, समाजी फासला रखना, हैंड सैनिटाइजर यूज करना, ये वो चीजें जो हम रिपीटेडली बताते हैं, आज दोबारा बता रहे हैं। बिल्कुल। और सलमा, मुझे जहाँ तक समझ आई है कि कोविड हमारे ही हाथ में है, मतलब हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं सारे मिलके। अगर हम सारे इन SOPs का ख्याल रखें तो इन नो टाइम ये गायब हो जाएगा। अच्छा, ये जो भी आपने क्वेश्चन किया था कि मिलना मिलाना नहीं है ज्यादा, आप ईद पे एक दूसरे के घर जाने की बात कर रहे थे? उसी पॉइंट की बात कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि ईद पे ये होने वाला है। ईद पे लोग रेजिस्ट नहीं करते, लोग बगैर सोचे समझे जाते हैं और मिलते हैं कि यार अगला माइंड ना कर जाए कि ईद नहीं मिलने आए, तो उस कॉन्सेप्ट से बहुत बेहतर है। हाँ, और हम जो इतना क्लोज खड़े हुए हैं, हम वैक्सीनेटेड है, आपने ख्याल रखना है कि आपने इससे ज्यादा डिस्टेंस रखना है, हमारी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम आपको एजुकेट करने के लिए वैक्सीन लगवाकर यहाँ पर खड़े हैं। हर किसी की रिक्वायरमेंट है, सॉरी टू कट यू, हर किसी की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने रोज काम करना है और आपके इस तरह के काम हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप वैक्सीनेटेड हो, ताकि आपके साथ जो भी हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, उन्हें आपसे कोई कोरोना या आप दोनों सेफ रहें बेसिकली। तो हर किसी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो जरूर इस पर फोकस करें और सपोर्टिव रहें। इसी तरह हम मिलकर कोरोना को भगा सकते हैं। बिल्कुल, अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का आपने बहुत ख्याल रखना है। एक छोटे से न्यूज ब्रेक की तरफ चलते हैं और न्यूज ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे साथ कुछ मजीद मेहमान भी होंगे। सुबह पाकिस्तान देखते रहिए। वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान और हमारी गपशप चल रही है और साथ साथ में गेस्ट भी आ रहे हैं बहुत सारे। लेकिन थोड़ा सा बताता चलूं, हमारे बचपन का ही शौक है रेसलिंग का, हम सब बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता था, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें एक डिस्क्लेमर देते थे कि यार ये जो कुछ तुम देख रहे हो ना, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है, ये असली नहीं है। खैर, पाकिस्तान की कारकर्दगी बताता चलूँ कि नाजरीन, रूस में होने वाली चौथी वर्ल्ड मास रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 3rd पोजीशन हासिल की है, जिसमें 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। आज वी आर लकी कि हमारे साथ स्टूडियो में वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हमारे खास मेहमान आज के जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, अली अजहर। 44 ममालिक शामिल थे और 44 ममालिक में अपना नाम बनाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 44 से 45 से तो जनाब अजहर अली अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके हमरा उनके कोच भी हैं इब्राहिम बेग साहब। बहुत शुक्रिया, आप दोनों आज पाकिस्तान में सुबह पाकिस्तान के मेहमान बने हैं, हमारे मॉर्निंग शो में वेलकम कहते हैं आपको। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मुकीद का क्वेश्चन था कि ये जो रेसलिंग में चोटें लगती हैं असली होती हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप बचपन से यही बताया जाता है हम लोगों को कि यार ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट ज्यादा है इसमें, रादर के रियल फाइट हो, तो इसके हवाले से थोड़ा सा हमें आगाह करें। इंजरीज तो बहुत हैं इसमें, इंजरीज हैं, इंजरीज हैं बिल्कुल, बैक इंजरी है, लेग इंजरी है, बिल्कुल है। लेकिन जो आप लोगों की फाइट होती है उसमें मुक्के वगैरह और वो जितनी मूव्स होती हैं असली नहीं होती ना, वो यूजुअली तो ये मास रेसलिंग है। ये दो लोगों के दरमियान जो कंपटीशन होता है वो स्टिक का होता है। अच्छा, ये स्टिक होती है और सेंटर में एक फटानुमा चीज होती है, वो दोनों तरफ से खींचना होता है बंदे। अच्छा, वैसे ये मजाक था, आप इसको थोड़ा सा संजीदा लेंगे। एनीवेज, अली अजहर के एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अली अजहर कितना बड़ा, कितना चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था आलमी सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन करना। 44-45 ममालिक जहाँ पे मौजूद हों, वहाँ पर पाकिस्तान पोजीशन होल्डर है, ये बहुत बड़ी बात है। कैसा लगा आपको? जी बिल्कुल, जारी बात डिफिकल्टी तो होती है। इवन मेरे भी ना लास्ट 2 मैचेस में ना इंजरी हो गई थी। अच्छा, एल्बो पे इंजरी हो गई थी, वहाँ पे मतलब फर्स्ट एड वगैरह होती है, तो फर्स्ट एड लेके दोबारा मतलब मैं खेला था। लास्ट वाला जो मेरा कंपटीशन था, फाइनल कंपटीशन जो था ना, वो एल्बो पे थोड़ा सा सीन हो गया था। और इंजरी के साथ आपने माशाल्लाह जी, इतने बिल्कुल। मेडल्स जो है अपने साथ, जी बहुत आला। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से आपके। और आपके कोच जो खुद भी रेसलर हैं, जी, आपने इनको कैसे ट्रेन किया? कितनी मेहनत करना पड़ी? कितने दिनों की एफर्ट थी जो रंग लेके आई है? जी मैं इसके साथ ही था उधर, मैं इसको उधर भी जाके खिलाता रहा हूँ साथ, और मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात थी उस टाइम। ये फाइनल तक गया है, फाइनल इसने आखिर तक खेला है, बहुत अच्छा खेला है। तो अच्छा, इंजरीज के साथ जब आप लोग खेलते हैं, आप दोनों से मैं चाहूंगी बारी बारी इसका जवाब दें कि जब आप इंजरीज के साथ खेलते हैं कितना मुश्किल होता है? क्या कोई पेन किलर्स वगैरह लगवाते हैं अब, या सरवाइव करना? जाहिर है एक चोट लगी हुई है, दोबारा आप गिरेंगे, दोबारा चोट लगेगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हिलना मुश्किल होता है उसमें। जी तो जारी बात है, वो पेन तो होती है, लेकिन ये है कि जो बंदे के अंदर जुनून होता है कि मैंने अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, या मैं यहाँ पे आया हूँ तो कुछ लेके जाऊँ, तो जारी बात है फिर वो करना पड़ता है। टेम्परेरी पेन रुक जाती है, लेकिन 10-15 मिनट तक बस, उसके बाद दोबारा वही सीन हो जाता है। अच्छा, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना हो तो थोड़ा सा एक फियर होता है बंदे में, थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ होता है कि यार खुदा ना खास्ता, वो जो डर है क्या वो एग्जिस्ट करता है आपके अंदर हार का, या कुछ, या आप इसे एज अ स्पोर्ट ही लेते हो और आप मानते हो कि यार ठीक बेसिकली है, ना हार जीत मेरी चलती है? ट्रेनिंग इस लेवल की थी, मैं यहाँ से कॉन्फिडेंट गया था कि मैं मेडल तो लाजमी लेके आऊँगा बहुत अच्छा। इंशाल्लाह।
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेडलिस्ट किया भी है। तो स्टार्ट पे पहली फाइट जब थी तब मैं नर्वस था, ऑडियंस थी वो 44 कंट्री थे, बड़ी ऑडियंस थी। तो उसके बाद जो है ना मैं इजी हो गया था, जब पहली फाइट भी नहीं की थी ना मैं इजी हो गया था कि मैं आगे जाऊंगा। अच्छा, रेसलिंग के लिए वैसे जब हम कोई भी नाम सोचते हैं तो हमें लगता है बहुत खाते पीते होंगे, 8-10 अंडों का नाश्ता, 5-6 पराठे। पहलवान आते हैं दिमाग में आप तो ज्यादा स्मार्ट है, आप क्या खाते हैं? नहीं, ये जो है ना रेसलिंग ये वेट के हिसाब से होती है, वेट कैटेगरी होती है उसके हिसाब से होती है। हमने अपना वेट मैनेज किया होता है। इसका वेट है 70 kg, पहले 75 था। जब ये खेलने जा रहा था मैंने इधर इसका वेट कम किया, 70 पे ले गया हूँ। ये फेदर वेट कैटेगरी होती है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। इसके हिसाब से रेसलिंग होती है। यानी अगर आपका वेट ज्यादा है तो फिर आप फाइट में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते? नहीं, वो अपने वेट के हिसाब से हमने कॉन्टेस्ट करना। अगर इसका 70 है तो इसने 70 में खेलना। अच्छा, मुकीत को वैसे देख के क्या लगता है, मुकीत का अगर रेसलिंग का शौक हो ये खेल सकते हैं कि मैं नहीं? किस टीम से मार खाऊं, 70s वाली से 80s से मार खाऊं, आप बताएं। नहीं जस्ट किडिंग, लेकिन मेरा भी 70s में ही है। लेकिन वेट कैटेगरी होती है कि अगर आप 70s में है आपका वेट तो आप 70s वालों से ही करोगे, अगर आप 80s में हो तो 80 kgs वालों से ही आपका मैच होगा। तो इस कैटेगरी के साथ बेसिकली चलते हैं और इंटरेस्टिंग है काफी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। इब्राहिम साहब, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि पायलट का टीचर पायलट नहीं होता। इसी तरह अगर हम आपकी एग्जाम्पल लें तो आप खुद रेसलिंग के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं या आप सिर्फ ट्रेन करते हैं ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान का नाम रोशन? 3 साल से मैं खुद नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी मैं रशिया में भी मेरी जो 3rd पोजीशन है ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, सेमीफाइनल तक मैं गया हूँ पाकिस्तान के लिए। सही है, मेरे बहुत ज़्यादा टफ टूर्नामेंट हुए हैं, बहुत टफ इवेंट हुए हैं। उसके साथ साथ बच्चों को, दूसरों को, ये 2-3 जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको भी साथ चलाया और खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। अली अजहर के अलावा कितने आपके स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले चुके हैं? अभी मेरे 3 स्टूडेंट हैं जो प्रॉपर ले रहे हैं 3 साल से मुसलसल। और क्या उनमें सबसे ज्यादा शार्प जो थे वो अली ही थे? मतलब जितने स्टूडेंट्स आपके गुजरे हैं जी, मतलब अक्सर होता है कि आप परफॉर्मेंस में शॉर्ट टाइम में ज्यादा आगे गया। अच्छा ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम, 1 साल हुआ अभी से ट्रेनिंग करते हुए। पहले ये बॉडी बिल्डर था, बॉडी बिल्डिंग के इसने इवेंट जीते हैं। इनमें ऐसी कौन सी अलग खास बात थी जो जिसने इनको मुमताज किया, जो इनको इतना आगे तक लेके गई? ऐसी कौन सी खूबी थी? इसका जुनून था बस पाकिस्तान के लिए कुछ करने का, अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का। बिल्कुल ठीक। और ये आपको ट्रेनिंग में ही नजर आ जाता है कि यार ये बंदा इतना ज्यादा मोटिवेटेड है, या अक्सर होता है कि आप ट्रेनिंग में इतने ज्यादा तगड़े नहीं होते बट जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो आप वहां पे पूरे चैंप होते? तो इनका थोड़ा सा इनपुट हमें बताएं कि इनका भी इसी तरह था? पहले दिन से इसने यही सोचा था। इसको ट्रेनिंग जब मैंने शुरू किया था इसको बुखार चढ़ जाता था डेली, इतनी को थकावट हो जाती। इसमें हर रोज़ जो हम सुबह शाम को जाते हैं तो 4-5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, इसको हर रोज़ बुखार चढ़ जाता था पहले। सही। फिर ये जो है ना इसने अपने आप को मनवाना शुरू कर दिया कि मैंने जीतना है, हर रोज़ यही बात कि मैंने जीतना है, बाहर जाकर मैंने मेडल लेना, बस। यानी जो सोचा कर दिखाया। सारे क्वेश्चंस हम आपके टीचर से कर रहे हैं अली। आप बताएं कि अब आपके अज़ाइम क्या है? एक गोल आपने अचीव कर लिया, नेक्स्ट टारगेट क्या है? अभी इंशाल्लाह सितंबर में टर्की में हो रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप दोबारा, वहाँ पे भी सारे कंट्री आएंगे इंशाल्लाह। वो ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है हमने, मतलब 2-3 दिन रेस्ट हुआ था, वही जो हमारे मतलब इस्तकबाल वगैरह हुआ, उसके बाद दोबारा हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो क्या सुबह से शाम तक 9 to 5 होती है? 8 घंटे डेली करते हैं क्या? उसका स्केड्यूल क्या होता है? उसका स्केड्यूल है शाम को हम जाते हैं 5 बजे और वापसी का कोई पता नहीं है। वापसी में हमने जब तक आपकी हिम्मत जवाब न दे आप लगे रहते हैं, तब तक करते रहना हमने। ये ट्रेनर पे डिपेंड करता है ज्यादा कि ट्रेनर टफ है तो वो आपको खींच के रखेंगे वरना जल्दी छुट्टी दे देंगे, ये मैटर करती है चीजें? डिपेंड करता है सारा। सर ने जब कहा था ना कि संडे भी ऑफ नहीं है, फिर संडे भी ऑफ नहीं है। अच्छा, वैसे कभी ये जो दाव पेच आपको इब्राहिम ने सिखाया है, इनका इस्तेमाल कभी अपने उस्ताद पे किया है? नहीं होता रहता है आपस में। ट्रेनिंग सारी होती है उस पे, लेकिन मेक श्योर करते हैं कि इंजरी ना हो उसमें। अच्छा, तो वो आप लोग क्या डमी ट्रेनिंग होती है या इसी तरह जैसे मतलब रियल रेसलिंग होती है, बिल्कुल वही आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा होती है डेली? जी, प्रैक्टिस में वही होता है, रियल होती है। कभी ऐसे हुए कि कंपटीशन करीब है, चोट लग गई है और फिर जैसे इसमें आपने बताया कि इंजरी हो गई थी, इससे पहले कि मतलब आपने सुबह कंपटीशन है आपका, आज आपको प्रैक्टिस करते हुए इंजरी हो गई है, फिर क्या करते हैं? नहीं, वो लास्ट पे ना तकरीबन 1-2 दिन पहले हम जो है ना वो छोड़ देते हैं ट्रेनिंग। लेकिन इस दफ़ा मुझे हुआ सीन, 4 दिन पहले मेरा ना हाथ जख्मी हो गया था। बेसिकली वो स्टिक पुल करनी होती है ना, तो वो जब हाथ से निकलती है ना वो डैमेज हो जाता है हाथ, मसल पुल हो जाते हैं। ये मसल पुल नहीं हो जाते, वो
मसल पुल तो हो जाते हैं, डेफिनेटली होते हैं और होते भी रहे हैं, मेरे डेली तकरीबन हो जाते थे। अच्छा, तो आपकी डाइट रूटीन क्या होती है? मतलब ये बहुत बड़ा काम है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे मुल्कों के सामने अपने मुल्क को प्रेजेंट करना है और आपने अपनी इज्जत भी रखनी है, अपनी कौम की, मुल्क की इज्जत भी रखनी है। खाते क्या है, क्या कोई स्पेशल डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको खाना होता है या आपके ट्रेनर आपको बताते हैं, क्या एक्टिविटी? ये सारे बताते हैं, मतलब कि जब हमारा कंपटीशन दूर होता है ना तब कार्ब्स लेवल हम ज़्यादा करते हैं ताकि वेट गेन होता रहे हमारा, और जब कंपटीशन एक माह रह जाता है तब हम डिहाइड्रेशन की तरफ जाने लग जाते हैं, प्रोटीन लेवल बढ़ा देते हैं ताकि वेट गेन ना हो। उसमें ये सीन होता है ना 70 kg में अगर आपने करना है, अगर आपको 100 ग्राम भी ज़्यादा ना, वो आपको 75 खेलना पड़ेगा और डिफिकल्ट हो जाता है कंपटीशन। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज्यादा अपसाइज बंदा आपके सामने ओपोनेंट आएगा तो फिर तो जारी बात है विन उसी की है। तो इब्राहिम, आप बताएं कि कितना अरसा कार्ब्स डाइट लेनी होती है, फिर उसके बाद कितना अरसा प्रोटीन डाइट लेनी होती है? यानी कंपटीशन से क्या 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले, 2 महीने पहले प्रोटीन डाइट स्टार्ट कर देते हैं? और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि क्या वो वाटर वेट होता है जो आप 11th आवर पे गिराते हो कि लास्ट मंथ है तो इसमें आपने वेट कम करना है, वाटर वेट पे ज्यादा फोकस होता है या फैट बर्न पे ज्यादा होता है? वाटर पे ज़्यादा होता है, वाटर पे ज्यादा होता है, जो कि क्योंकि टेम्परेरी हमारा होता है। वैसे ही वेट जो बिल्कुल नॉर्मल होता है इतना ज़्यादा नहीं होता। हमने फिर एंड पे जाके ना अपना वाटर लेवल जो है ना वो कम करना। मतलब कितना एंड पे जाके, महीना पहले? नहीं, 15 दिन। मतलब 15 दिन में आप वेट को मैनेज कर लेते हैं, जो आपने पूरा साल खा के गेन किया होता है, इट्स इजी 15 टू दिन में हो मैनेज। जाता है, आराम से हो जाता है। और उसकी रिकवरी में कितना टाइम लगता है? मतलब अगर आपने वापस उसी वेट पे आना है तो कितना टाइम लग जाता है कि आपने वाटर वेट को वापस रिकवर कर लो? हमारा तो 1 वीक लगता है, 1 वीक में वहीं चले जाते हैं जहाँ पे होता है। बैक टू सेम वेट। जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त। तो आप अभी अगले कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, उसके लिए कोई खास प्रैक्टिस आपकी जो आपकी डेली रूटीन का हिस्सा हो वाली? वो वैसे ही है जैसे पहले थी। वैसे आप तो सरवाइव करते हैं और भी स्टूडेंट्स आपके साथ होते हैं? सारे स्टूडेंट होते हैं, क्लब पूरा होता है, वहाँ पे ये होता है, सर ने बताया कि पहले दिन से वही ट्रेनिंग करनी है जो लास्ट वाले वर्ल्ड कप का, वो माइंड में रखना कि हमने वर्ल्ड कप जीत के आना है। अच्छा, आपको ये कैसे लगता है कि जब आपकी विनिंग मोमेंट्स का बार बार जिक्र होता है, आप सोचते हो, वो इमेजिन करते होंगे कि जब, क्या आपको पता था कि आपकी पोजीशन आने वाली है और आपको मेडल मिलने वाला है? कितना एक्साइटिंग था वो मोमेंट, जरा शेयर करें हमसे। बेसिकली मेरा स्टार्टअप काफ़ी देर से हुआ है, बॉडी बिल्डिंग से मैंने स्टार्टअप लिया था ना। तो भाई ने ये चीज़ मेरे में डेवलप की कि मतलब स्पोर्ट्स की तरफ आया, तो मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस लेवल पे आ गया, मतलब कि मुझे मेडल मिलेगा पाकिस्तान के लिए, मतलब फ़ख्र होगा। तो जब उन्होंने अनाउंस किया पूरा हमारे पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मेरी आंखें नम हो गई उस टाइम जब वो अपना फ्लैग पकड़ा हुआ था और मेडल मेरे गले में डाल रहे थे। और जाने से पहले आपने वही जो तरीका हमारा होता है, हम अपनी वालदा से कह के जाते हैं बहुत सारी दुआएं करिएगा, और जय नमाज से आपने उठना नहीं है, नवाफिल पढ़ते रहने जब तक हम जीत ना जाए। और उन्हीं दुआओं से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। उनकी दुआएं से, वालिदैन की दुआएं हैं, बहन भाइयों की, दोस्त हैं मेरे, बड़ी दुआएं की हैं उन्होंने भी। जारी बात है, दुआ के बगैर कुछ नहीं होता है, तकदीर बदल जाती होती है। इब्राहिम साहब, आप भी नवाफिल पढ़ते हैं जब आपके स्टूडेंट्स इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे आपके गोल्स अचीव कर रहे होते हैं, वो चीज़ें जो आपने सोची होती है, इमेजिन की होती है, ज़ाहिर है जब आप किसी को सिखाते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आपका स्टूडेंट जीतेगा, कोई कंपटीशन कहीं पे नाम रोशन करेगा, तो उस्ताद का नाम पहले आता है। जी बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत माँ बाप से भी दुआएं ली हैं, इनको भी हमने खुद जो इनके साथ थे उधर भी पूरा जो इनको दुआएं भी देनी होती है, साथ इनको बताना भी होता है कि ये करो, ये करो। अच्छा, जब कंपटीशन होता है तो आप भी नर्वस होते हैं कि मेरा जो स्टूडेंट है वो मेरी इज्जत रख ले, हम मेरे मुल्क की इज्जत आपके नर्वस लेवल ज्यादा होता है कि इनका ज्यादा होता है? नहीं, मेरा ज्यादा होता है, सर का ज्यादा होता है कि मेहनत की जाया ना जाए। बहुत ज्यादा। अच्छा इब्राहिम, रेसलिंग के स्कोप की हम अगर बात करें, क्योंकि आप बहुत सारे इवेंट्स आप खुद करवा भी चुके हैं, उसमें आप प्ले भी कर चुके हैं, तो रेसलिंग का स्कोप कितना है? क्या हमारी जो कौम है, हमारे जो नौजवान है, वो इस तरफ आना चाहते हैं, या वो एक और इसका एक जॉनरा ये भी है जो पंजाब में जिसको पहलवानी कहा जाता है, पहलवान जो होते हैं हमारे, उनका एक अलग तरह का डाइट भी होती है, उनका हिसाब किताब ज़रा डिफरेंट होता है, तो ज़्यादा लोग वो पसंद करते हैं या रेसलिंग को? ये बेसिकली अभी न्यू गेम है, ये रशिया की कदीम गेम है और पाकिस्तान में बिल्कुल न्यू है, ये 4-5 साल से या 7-8 साल हो गए। वो जो पहलवानी है वो तो हमारे खून में है, पंजाबी जो जितने भी हैं। बिल्कुल। तो पहलवानी जो है वो पहले मैं भी खुद जो है ना पहलवानी मेरी भी वही गेम है शुरू से,
12-15 साल हो गए हैं मुझे भी गेम लेकिन करते वो हुए। पहलवानों की फिर बात डाइट पे आ जाती है। पहलवान तो बड़े मक्खन, देसी घी, पराठे, लस्सी वो बहुत भी- कुछ खाते हैं। लेकिन आप अभी कह रहे हैं change कि कर डाइट दिया। बड़ी मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन अभी चेंज कर दिया ना, अभी गेम ही चेंज हो गई है तो फिर वो डाइट भी उस हिसाब से लेनी पड़ती है। अच्छा, ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने क्या पहले बहुत ज्यादा वेट गेन किया और उसके बाद अपने आप को लीन किया? जी मेरा पहले 90 था, 92 था, अभी 85 है या 84 तो है। आपने बेसिकली तकरीबन 17 किलो जो है वो गिराया हाँ है। जी। तो ये आप तो माशाल्लाह क्योंकि ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो आम लोग हैं जो कि अपना वेट इस तरह गिराना चाहते हैं, उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे कि उन्हें भी क्या करना चाहिए? उन्हें बस एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए running बेसिकली, करनी- जो कि हम आपको 2-3 दिन से इंडोर्स कर रहे हैं कि यार ये डेफिनेटली आपको दिन में 1 घंटा अपने लिए स्पेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू, और बहुत प्राउड है आप लोगों से कि माशाल्लाह आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अल्लाह और कामयाबी दे आप लोगों को। आमीन, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, फॉर बीइंग ऑन आवर शो, सो फॉर हैविंग आप अस। इतने एक्साइटेड थे, मुझे लगता है आप रेसलिंग सीखना चाह रहे मुझे हैं खुद मुकीत। गेस्ट फीलिंग हो रही थी कि यार मुझे खुद इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो यू नो आपको भी जरूर कभी अपने मेहमानों की सीट पे बिठाएंगे और आपसे पूछेंगे है ना? कि आपके गोल्स क्या हैं, आइंदा अज़ाइम क्या, आप क्या करना चाहते मुझसे हैं। कोई और पूछता ही नहीं, मैं सारा दिन बोल के जाता हूँ, कोई नहीं पूछता आपके क्या गोल अच्छा चलिए मुझे बता दें आपके क्या गोल है। नाज़रीन भी सुन रहे हैं, बता दें जल्दी से। मेरे भी कुछ ऐसे गोल्स हैं कि यार मैं भी लीन हूँ, मैं भी थोड़ा है ना? फिटनेस की तरफ आऊँ। लेकिन आपको रेसलिंग से डर भी लगता है। मुकीत को बहुत डर लगता है कि इनको चोट लग जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं मजीद मेहमानों के साथ, मजीद टॉपिक्स के साथ। स्टे विद अस। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। اقرأ باسم ربك الذي خلق तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन है। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच है।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज की। तो इंसान जिस्मानी तौर पर किसी भी हिस्से से अगर माजूर हो या महरूम हो तो उसे जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत और लगन के साथ साथ अपने अहदाफ के लिए बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना पड़ता है। सना हमारे पास एक ऐसी एग्जाम्पल है जो अपने नाम की तरह बहादुर है। पाकिस्तान की वो बहादुर बेटी जिसने कुव्वत समात और गोयाई ना होने के बावजूद जिंदगी में कामयाबियां हासिल करने की ठानी और अपनी कामयाबियों का हुसूल मुमकिन बनाया। PSF जूनियर स्क्वॉश गर्ल्स अंडर 19 मुकाबलों में अपनी माजूरी को हावी नहीं होने दिया और टाइटल अपने नाम किया है। सना इस वक्त अपने वालिद शेर बहादुर साहब के साथ पेशावर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम टू द शो सना। और आपके वालिद साहब भी आपके साथ मौजूद हैं। सना, आवाज आ रही है आपको? आई थिंक हमारी आवाज। सना के वालिद हमारे साथ मौजूद है। सर वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि सना को ये शौक कैसे पैदा हुआ, फिर आपने उसको कैसे हेल्प आउट किया, कौन ट्रेनर थे, जरा हमें थोड़ा सा शेयर कीजिए। आई थिंक हमारी आवाज पहुंच रही है। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच आप लोगों की कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। बेसिकली हमें एक एक्सीडेंटल तौर पर हम लोगों ने यहाँ विज़िट किया था आशम खान स्क्वैश कम्प्लेक्स, और यहाँ पर हमारी जो विज़िट के दौरान हमने यहाँ बच्चियाँ देखी, उन्होंने खेलते हुए सना ने शौक़ ज़ाहिर किया। और फिर जो हमारे यहाँ के लेजेंड्स है कमर जमान साहब, उसने मुझे कहा कि आप लेके आओ, इनके सपोर्ट हम करेंगे। तो उस वक़्त से स्टार्ट लिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबियों की तरफ अभी तक रवा दवा है। माशाल्लाह। सर हम ये भी पूछना चाहेंगे कि स्क्वॉश पे इंटरेस्ट डेवलप करना बड़ा एक आपका खुद अपना इंटरेस्ट था जिसकी वजह से आपकी फैमिली में ट्रांसफर हुआ है ये, या इनका खुद ही इंटरेस्ट था और आपने इन्हें बस सपोर्ट किया उसमें? कोई भी स्क्वाश में क्या कि स्पोर्ट्स के किसी भी शोबे में हमारी फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं था, लेकिन जब इन बच्चों को मैंने विज़िट यहाँ करवाया तो इनकी खुद एक शौक़ पैदा हुई। और उस वक़्त यहाँ पर रियाज हुसैन साहब इनके कोच था, उन्होंने कहा यार ये तो मुझे मुश्किल हो जाएगी क्योंकि साइन लैंग्वेज वगैरह मुझे नहीं। मैंने कहा सर मैं आपको सपोर्ट करूँगा, आपके साथ मैं दूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जब स्टार्ट लिया तो थोड़ी देर हर्षे के बाद फिर उन्हें पिक करना शुरू किया और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने वो लिया। ये इनकी अपनी शौक थी। शेर बहादुर साहब, एक बेटी जब किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई कामयाबी हासिल करती है तो एक बाप के लिए बहुत बड़ा मोमेंट होता है। आपने इस मोमेंट को कैसे एंजॉय किया, क्या जज्बात थे आपके उस वक्त? यकीनन ये एक बहुत बड़ी एजाज़ होती है और वो खुशी और वो जो सुकून होते हैं वो एक बाप महसूस कर सकते हैं जब एक बेटी ऐसी मुकाम पे आ जाती है कि उसको पाकिस्तान कलर मिल जाती है, वो पाकिस्तान की बेटी बन जाती है और वो पाकिस्तान की तरफ से खेलती है और वो टाइटल जीतती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी खुशी होती है इसकी। सर ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट भी होती है कि अगर पेरेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि एजुकेशन के साथ साथ जो है हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भी लेके चलें, और यही मोमेंट्स होते हैं जो कि हमें आगे कहीं लेके जाते हैं। काइंडली मुझे बताइएगा कि इसको कॉमन करने के लिए, कि लोगों को रियलाइज़ कराने के लिए कितना सपोर्ट करना चाहिए अपने औलाद को, इसके लिए क्या स्टेप्स करने चाहिए कि लोग रियलाइज़ करें कि स्पोर्ट्स में भी आना चाहिए उनके बच्चों को? बेसिकली स्पोर्ट्स में आपकी बात है कि मेहनत की ज़रूरत है और जब तक पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होती तो बच्चे फिर आगे नहीं जा सकते। मैं 2016 में हम लोगों ने स्क्वॉश ज्वाइन किया था और आप यकीन करें कि अब तक जो है ना मैं इसके साथ सुबह, आज भी हम लोग सुबह 5 बजे घर से निकले थे और 6 बजे हम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स पहुँच गए थे। वहाँ पर हमने 8 बजे तक ट्रेनिंग की, फिर 8 बजे वहाँ से इनको चेंज वेंज करके निकल आए। तो डेली हमारी ये रूटीन होती है कि सुबह तकरीबन 3 से 4 घंटे और फिर शाम को तकरीबन 2-2.5 घंटे शाम को हमारी ट्रेनिंग होती है। ये डेली के हिसाब से होते हैं और स्पोर्ट्स एक ऐसी दुनिया है जिसमें छुट्टी बहुत कम होती है। जब तक प्लेयर खुद ये महसूस न करे कि यार मुझे आज रेस्ट करनी चाहिए, थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस होती है या कोई बीमारी वगैरह हो, तो स्पोर्ट्स में कभी छुट्टी नहीं होती। ये इसमें मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है।
शेर बहादुर साहब, क्योंकि आप पेशावर सेंटर से हमारे साथ हैं तो हमारे नाज़रीन के लिए बता दूं कि थोड़ा सा डिले है, सो डिले से आपको सुनना पड़ेगा, इसके लिए हम पेशगी माजरत कर लेते हैं। सना से मैं चाहती हूँ कि आप हमें पूछ के बताएं कि सना के आइंदा गोल्स क्या है, वो ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहती हैं? सना तपोस की तो रुआन दे स्कूल वाड़ी सपोरे तास अचीवमेंट थी रुआन दे स्कूल वाड़ी जी सर हम थोड़ा सा ये मैसेज एक्सप्लेन करेंगे। हम चाह रहे हैं कि आवाम तक हमारा ये मैसेज पहुंचे, सना का ये मैसेज पहुंचे कि उनके दिल के तासुरात क्या हैं। एक्सप्लेन करें। सना वैसे सना ने पहले अपने तारुफ करवाया सना बहादुर के नाम से, फिर इसने कहा कि मैं यहाँ पाकिस्तान में 5 गोल्ड मेडल और अंडर 13 और 15, 17 और इस वक्त अंडर 19 में पाकिस्तान नंबर 1 हूँ। और मेरा ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाके पूरी दुनिया के अभी जो वर्ल्ड जूनियर हो रही है वर्ल्ड जूनियर के लिए तैयारी कर रही हूँ और वो जीत कर पाकिस्तान ले और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर दूँ इंशाल्लाह सर। और आपकी इसी तरह सपोर्ट रही तो डेफिनेटली ये करके भी आएंगी। और मैं मेरी दुआ है कि सारे पेरेंट्स इसी तरह सपोर्टिव हों जैसे सर आप अपनी औलाद को साथ साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, और सना से कहिए कि सना पाकिस्तान की बहादुर बेटी हैं, हमें उन पे बहुत फख्र है। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला सबको ऐसी बहादुर बेटियां दे और ऐसे बाप भी अल्लाह ताला सबको दे जो अपनी बेटियों को सपोर्ट करे, उनका हाथ बटाएं और जो वो करना चाहती है जिंदगी में वो जरूर करें। बहुत शुक्रिया शेर बहादुर साहब और सना बहादुर हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं नए मेहमान के साथ। हमारे साथ रहिए। अपनी जान और जिंद है यारों, ये मनमोहना सिंध है यारों। पूरे पाकिस्तान के बाबा कायद बाबा इस बस्ती में ही सोते हैं। हंसते बसते रोशनियों के शहर के साए दूर बहीरा अरब के साहिल पर दिखते हैं। सिंध सूफियों की धरती है, इस धरती की बुनियादों में इश्क रचा है। रीतों और रिवाजों का गहरा सागर है और कदीमी तहजीबों का एक मरकज है। सिंधु साई दरिया कम है, इश्क ज्यादा, मस्त मछेरों की इकलौती जान यही है, प्यारे माहीगीरों की पहचान यही है। नीला गहरा इश्क समंदर, हर दिल बोले मस्त कलंदर, शाम से पहले 4 चराग यहीं चलते हैं, सेहवन के दरवेश हमेशा रक्स के आलम में मिलते हैं। प्यार और अमन की राह दिखाने एक सचल सरमस्त भी आए और भिटाई ने भी एक कंदील जलाई, जिसकी लौ से आज भी पाएं लोग दुआएं। जिनके तंबूरे के सुर हैं लहू की सूरत बदन में रोशन, मंचर झील की नीली दुनिया जिसमें बेड़ियां
और मुहाने दिल दरिया से गहरे पानी में बसते हैं। रानी कोट की मीलों लंबी ये दीवारें, जिनकी बाहों में महफूज हैं सदियों के मीठे अफसाने। पास ही कुछ अलबेली सखियां खेत से फूल कपास के चुनकर एक लिबास का टुकड़ा बुनकर रंग बरंगे धागों से फिर कैसे कैसे नक्श बनाए। थर का सहरा गीतों और रीतों की बस्ती, रंगों और सुरों की धरती, जोगियों और सपेरों की एक जादू नगरी। रेत का सागर जिसकी धूप में जगमग मोरों के पर चमके, रंग बिरंगी पगड़ी वालों के घर चमके। इसकी रेत का जर्रा जर्रा इश्क भरा है। इश्क ही यारों इस वादी मेहरान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत। हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। मुकीत चाय पी रहे हैं और मुकीत ने मुझे चाय का बिल्कुल भी नहीं पूछा। हालांकि हम इतनी मेहमान नवाज कौम है कि हमारे यहाँ कोई भी आदमी हम उसको खाली हाथ नहीं जाने देते, और चाय तो जरूर पिलाते हैं, वो तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो हॉस्पिटैलिटी जो है वो आपको सीखनी चाहिए। है, मैंने भी आपको एक खाली कप पिलाया था, लेकिन आपको फिर भी एक और चाहिए तो मैं एक और खाली कप मंगवाता हूँ। लेकिन हाँ, हॉस्पिटैलिटी जो होती है, हॉस्पिटैलिटी वो स्पेशली बहुत मैटर करती है। बेशक आप ट्रैवल कर रहे हो या बेशक आप किसी के घर मेहमान जा रहे हो, अगर उनका रवैया और उनका ट्रीटमेंट आपकी तरफ अच्छा हो तो आपका ट्रिप जो है ना बहुत ज्यादा बहाल हो जाता है। आपको और खुशी होती है कि यार शुक्र है, गुड डिसीजंस। और मुकीत की बातों में आपने बिल्कुल भी आना, इनको हॉस्पिटैलिटी का कोई तजुर्बा नहीं है। हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं आज तौकीर अहमद साहब। वेलकम टू द शो तौकीर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। अच्छा तौकीर साहब, पहले कोविड था, एक रिसेशन था, फिर हालात बेहतर हुए, भी हमें दोबारा थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना पड़ रहा है, तो कैसे हालात हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के? गुड, थिंग्स आर नॉर्मल। यानी हम वापस जो हमारे लॉसेस वगैरह थे उनको हम रिकवर कर चुके हैं अभी? लॉसेस पे तो नहीं मैं कुछ कहूंगा, लेकिन ये है कि थिंग्स आर नॉर्मल। ठीक, जो चीज चली गई ना वो रिकवरी में इट टेक्स लॉन्ग टाइम। बिल्कुल, बट खैर ये पूरी दुनिया में था, नॉट ओनली विद पाकिस्तान। हाँ, यूरोप और अमेरिका तो बहुत ही बुरी तरह हिट थे। Exactly. अच्छा तौकीर साहब, जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आना चाहता है, कदम रखना चाहता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमें नज़र नहीं आती। इसके लिए कोर्सेज, इसके लिए एजुकेशन प्रोसेस क्या होता है? कहाँ से लोग पढ़ते हैं, कहाँ से तालीम हासिल करते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने एक कोई होटल बना लिया या आप कहीं पे आपने जॉब कर ली तो इसका मतलब आप इंडस्ट्री में आ गए। इसके लिए प्रॉपर एक एजुकेशन होती है। ये इंडस्ट्री है क्या एग्जैक्टली? मैंने अमेरिका से पहले एसोसिएट किया, फिर बीबीए किया, फिर मैंने एमबीए किया, फिर मैंने पढ़ाया। देन आई वेंट बैक टू स्कूल टू बिकम ए शेफ। तो अब आप सारे स्टेप्स देख लें। और आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलोनी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से आईवी स्कूल। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें आपको वही हॉस्पिटैलिटी की ही डिग्री चाहिए होती है या आप बीबीए एमबीए जिस तरह करके आए? नहीं, उनका जो सवाल था ना पहले, तो वो उसका आधा हिस्सा ये था। अच्छा, और पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट है, मुस्तनद नहीं है, पैसा उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों की तालीम के अलावा। अब दूसरा उसका ऐसा ही है कि जिस बच्चे ने सीखना, मेरे पास हम छोटा सा एक स्कूल बनाया हुआ हमने मेरे किचन में, मैं पढ़ाता भी हूँ।
मैं एक बहुत बड़ी होटल कंपनी में उसका वाइस प्रेसिडेंट भी था जब मैंने छोड़ा। तो हम बच्चों को ला के ना, जो अनपढ़ बच्चे हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं है सोसाइटी में, हम उनको ला के 9 से 18 महीने के पैसे भी देते हैं और काम भी उनको सिखाते हैं। और फिर मजे की बात यह है कि वो 9 और 18 महीने का जो है ना, कंपेयर टू समबडी इन पाकिस्तान BA या MA उसने किया हो, तो वो उतने, पहले तो उसको जॉब नहीं मिलनी, सेकंडली अगर उसको जॉब मिलनी है तो उतने पैसे नहीं मिलने। तो ये बच्चा जो है 18 महीने के बाद मिनिमम वो 30,000 से शुरू करता है। तो यस, तालीम बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे फिर तालीम उनके पास होती है और स्किल होते हैं, दे मूव फॉरवर्ड इन द लाइफ। लेकिन ये है कि हमारी फील्ड में तो खैर बहुत ही बहुत पीछे हम लोग, और दुनिया की ये नंबर 1 जो है ना इंडस्ट्री इन सर्विसेज। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को ये भी बताएं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है क्या? इसमें सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इसमें सारे होटल्स हैं, और इवन ढाबा, आप रोड पे जा रहे हैं, सारा हॉस्पिटैलिटी। आप जैसे आपने कहा है कि अगर आप इसको ट्रांसलेट करें उर्दू में, यानी कि आपने किसी चीज़ को कैसे सर्व करना है, लोगों को किस तरह से आपने खुश करना है, उसमें फूड भी है उसमें आपके रूम्स भी हैं, उसमें फ्रंट ऑफ द हाउस, बैक ऑफ द हाउस ऑपरेशंस है। तो हॉस्पिटैलिटी एज ए इंडस्ट्री, इट्स नॉट समथिंग कि आप एक चीज़ कर रहे हैं तो ये जस्ट लाइक मी, आई एम ए शेफ, बट एट द सेम टाइम मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं सिखाता भी हूँ, मैं हाथ से भी करता हूँ, मैं चूल्हे पे भी खड़ा होता हूँ। कल ही मैं मेरे साथ बच्चे खड़े थे, हम कुछ नया कर रहे थे, बेकिंग में कुछ नया कर रहे थे। पाकिस्तान में बेगल्स नहीं मिलते, मैं न्यूयॉर्क रहता हूँ अमेरिका में, तो आई एम यूज्ड टू बेगल विद क्रीम चीज, बेगल विद सैमन, केपर्स, थिंग्स लाइक दिस। वो उनको हमने बेगल बना के दिखाया कि न्यूयॉर्क में ऐसे बेगल बनते हैं। तो ये इट्स अ प्रोसेस। अच्छा, अभी आप बता रहे थे तो मुकीत ने मुझे भी लिख के कहा कि मैंने भी एडमिशन लेने चीज़ें सीख ली है। तो मुकीत की तरह वो लोग जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप स्पेसिफाई कर दें कि कौन कौन से प्रोफेशंस, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंडस्ट्री में फॉल करती हैं या इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। आप किसी भी होटल में चले जाएँ, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएँ, जैसे मैंने कहा इवन छोटे छोटे जो ढाबे हैं उसमें चले जाएँ, फिर टूरिज्म में चले जाएँ, ये सारी की सारी चीज़ें जो ना ये फॉल करती हैं। हॉस्पिटैलिटी का बैनर है, उसके नीचे ये सारी फॉल करती है। यानी अगर कोई किसी ने किसी और डिसिप्लिन में पढ़ा हुआ है और वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहता है, तो वो बेसिक कोर्सेज कौन से होंगे जो करने के बाद वो ज्वाइन करेगा? मैंने अमेरिका से MBA करने के बाद मैं यहाँ पे एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, विदाउट नेमिंग इट, मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था। सही। और साथ ही मैं होटल में काम कर रहा था। सही। मैंने डिसकंटिन्यू किया, आई वेंट बैक टू USA, क्योंकि मेरा एक पैशन कर लिया आप इसको। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पैशन चाहिए, उसके बाद फिर रेस्ट इज इजी। अच्छा, आपने माशाल्लाह एज ए मेंटोर भी लोगों को ट्रेन किया कि वो आते हैं तो आपने कहा 18 मंथ्स तक उन्हें फुल ट्रेनिंग देके उसके बाद आप उन्हें अपने अपने बिजनेस के अंदर वो करते हैं। जनरली क्या लोगों का ये एटीट्यूड है कि वो पहले एजुकेट करेंगे, वो कहते हैं कोई एक्सपीरियंस बंदा ही आए तो वो उसे करेंगे? क्योंकि इस तरह के भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में केसेस हैं जहाँ लोग कहते हैं नहीं यार हमें तैयार बंदा चाहिए, नए को ट्रेन करना एक वो होता है। तो नहीं, वो लोग होते हैं, जैसे इन्होंने शुरू में कहा था कि अगर आपने एक रेस्टोरेंट खोल लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूर अ प्रोफेशनल, यूर अ ओनर। दिस अ डिफरेंस। ओनर का मतलब ही हैज द मनी, ही इन्वेस्टेड द मनी। जो प्रोफेशनल है वो है जिसको काम करना आता है। जैसे आप दोनों हैं, आपको ये, मैं वहां पे नहीं खड़े होकर ये कर सकता, मैं यहीं पे, ये दिस इज वेयर आई बिलोंग। आपका काम नहीं कर सकते। जी। तो जो इन्वेस्टर्स है ना, वो भी बड़े जरूरी हैं, लेकिन ये है कि प्रोफेशनल ने वो चीज चलानी है, तो उसमें ये बड़ा जरूरी है कि बंदा, ये जरूरी नहीं कि उसको कुछ आता हो। जैसे मैंने अभी आपसे कहा मुझे आप एक बच्चा दे दें, कम से कम उसकी उम्र जो है 16 साल होनी चाहिए, विद इन 18 मंथ्स उसके जो स्किल्स होंगे दे विल स्पीक फॉर इट। अच्छा, जो आपने बताया कि आप सिखाते भी हैं बच्चों को, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसकी कोई फीस होती है या ये बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई ज्वाइन नहीं कर सकता? पल्ले से देते हैं, मतलब आप खुद से फीस देते हैं और सिखाते भी हैं। दैट्स वेरी गुड। There is no fee. सीखना चाहे वो तौकीर साहब के पास। अच्छा तौकीर साहब, एक और चीज़, क्योंकि आप अमेरिका में भी रह चुके हैं, पाकिस्तान में आप ज़ाहिर है पाकिस्तान आपका नेटिव टाउन है, तो दोनों कल्चर्स में डिफरेंस देखते हैं। पाकिस्तानी बड़ी मेहमान नवाज कौम होते हैं, जैसे मैं शुरू में कह रही थी कि चाय पिलाए बगैर तो हम किसी को जाने नहीं देते, तो चाय के अलावा भी हमारे यहाँ कोई आता है हम उसको खाली हाथ नहीं भेजते। तो ये जो कल्चर है हॉस्पिटैलिटी का, इसमें डिफरेंस क्या है अगर हम वेस्ट वर्ल्ड को देखते हैं, अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं या सब कॉन्टिनेंट रीजन को देखते हैं? आपने सारी डेफिनेशन पहले ही दे दी है। तो वहां पर बाहर के मुल्कों में वो आप किसी के पास जाए ना, अनलस बहुत ज्यादा उन्होंने आपको ऑफर कर दिया ना, तो अगर कुछ अवेलेबल है तो उसको आपको ऑफर कर देंगे।
वो एफर्ट नहीं करेंगे आपके लिए कि चाय बना के दें या, तो ये टोटली आप ईस्ट एंड वेस्ट की बात कर रहे हैं। मतलब वो हमारी तरह नाराज नहीं होते कि नहीं आप चाय नहीं पिएंगे तो आप खाना नहीं खा के जाएंगे ना तो बिल्कुल भी हम नाराज हो जाएंगे, और अगर आपने बिरयानी ना खाई तो आइंदा हम आपके घर नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता। नहीं, उनका कल्चर जिस तरह से है इसी तरह से लोग वहाँ पे डेवलप हुए हुए हैं, उनका माइंड सेट उसी तरह से है, दे डोंट माइंड। यहाँ पे आपकी जैसे बात सही है, अगर आपने किसी को चाय नहीं पिलानी, वो बंदा आधा घंटा बैठा रहा है, जैसे वो दरवाजे पे जाता है, यार तूने चाय नहीं पी, वो भी फिर सोच रहा था कि यार तब तक नहीं पूछा इसने मुझे पूरा आधा घंटा। तो हमारी जो सेट वैल्यूज हैं उसमें ये हॉस्पिटैलिटी जो है ना इस तरह से कि हम लोग केयर करते हैं एक दूसरे की। सलमा आपने भी चाय नहीं पी, लेकिन मैं एक सवाल प्लीज ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि सलमा का पॉइंट ये भी है कि हम लोग दिल से भी जनरली बहुत हॉस्पिटेबल लोग हैं, तो क्या ये कोई डिफरेंस पड़ता है इसका इंटरनेशनली के पाकिस्तान में लोग जनरली भी हॉस्पिटेबल हैं, तो एज एन इंडस्ट्री को इम्पैक्ट है इसका? गोरे बड़े मुतासर होते हैं आपसे, जब बाहर जाते हैं आप काम करते हैं, फिर आपके पास को गोरा मिलने के लिए आए, तो फिर वो आप जिस तरह से हम यहाँ पे आप बैठ जाएं, आप चाय पी लें, खाना खाएं, अब गोरा इज नॉट यूज्ड टू इट। बिल्कुल। तो फिर वो इस चीज को बड़ी, यानी कि वो बड़े इंप्रेस होते हैं आपसे। अच्छा, गोरों में वैसे ये वाली कर्टसी भी नहीं होती कि कोई उठने वाला है तो कहें बस अभी चाय रख रहे हैं 2 मिनट, और फिर आधा घंटा गुजरने के बाद बस 2 मिनट अभी चाय बन के आ रही है, ऐसा इतनी कर्टसी भी नहीं दिखाते वो? नहीं, ऑनेस्टली दैट इज नॉट इन द कार्ड्स। वहाँ पे अगर आप गए हैं बाहर, अगर आपने काफी उसने आपको ऑफर किया है तो मोस्ट प्रोबेबली पैसे आप ही नहीं पे करने हैं। तो एज एन इंडस्ट्री ये बेहतर है उनके लिए कि नहीं, मतलब बिकॉज हमारे दिल से हॉस्पिटैलिटी जो है वो तो निकल रही है और साथ साथ में बिजनेस भी। अमेरिका और चलें एक स्विट्जरलैंड में आपको मिसाल देता हूँ, उसकी बैकबोन जो है, उनके पास कारखाने नहीं हैं, उनके पास फौज नहीं है, कुछ नहीं उनके पास, उनके पास एक ही चीज है, दैट्स हॉस्पिटैलिटी, जिसको आप टूरिज्म कहते हैं। बिल्कुल। तो उसी से उनका पूरा मुल्क चलता है। बिल्कुल। अच्छा तौकीर साहब, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना प्रॉफिटफुल बिजनेस है ये, फ्रूटफुल कितना है? पहले तो बहुत था, तो अभी क्योंकि जेब से पैसे तो आप स्टूडेंट्स के वैसे भी देते हैं, अच्छा कमाते होंगे। नहीं वो तो देखें, मैं उससे काम भी वो कर रहा है। हाँ। आप उसको इस तरह से लेना, मुझे पता है कि यहाँ पे आप जो है ना चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे आपको, लेकिन हमारे ये है कि द मोमेंट ही कम्स इन द किचन वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सफाई कर रहा हो, वो कोई पोछा मार रहा हो, वो कपड़े धो रहा हो, बर्तन धो रहा, तो ही इज कंट्रीब्यूटिंग, तो हम उसको उसका जो है ना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसको जो सीखना है वो उसका वो अपना वो ज़्यादा सीख रहा है और हमें हेल्प भी कर रहा है। तो इट इज़ मस्ट कि आप इन बच्चों को, अब फिर जब इन बच्चों को आप देंगे नहीं तो इनके जो पेरेंट्स हैं ना गरीब बच्चों के, वो इनको ऐसे काम पे लगा देंगे जहाँ पे वो नॉन प्रोडक्टिव होगा, वो सीखेंगे भी नहीं और उम्र भी छोटी, और काम वो कर रहे हैं जो बड़ों को करने चाहिए। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि वी पे फर्स्ट एंड देन वी हैव देम वर्क, और वो आपके एसेट बन जाते हैं, वो जितना आपने उन पे टाइम इन्वेस्ट किया है वो मेरे आपको नहीं, माशाल्लाह आपकी हमारी मुल्क के एसेट बनते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी कनाडा में था अ मंथ बैक, अभी आया हूँ, तो वहाँ पे मेरे कुछ शागिर्द थे, वो मिसिसागा में हम लोग गए, वो लगे हुए हैं, दे आर मेकिंग ऑसम मनी, लेकिन सीखा कहाँ से है? किचन से। अच्छा, हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है उनके लिए क्या स्कोप है? क्योंकि हर पेरेंट्स का भी ख्वाब होता है, बच्चे बचपन से सोचना शुरू कर देते हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ आने का क्या कोई सरमायादारी सोच सकता है? क्या वही सोच सकता है जो वेल ऑफ है, जो जिसके सारे शौक पूरे हो चुके हैं, या जो हमारी जो नई लॉट है जो अभी पढ़ के यूनिवर्सिटी से आ रही है, उनके लिए अट्रैक्शन क्या है इसमें, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ किसी भी चीज में अगर आप देखें तो पैशन के हवाले से भी, फ्यूचर के हवाले से, मतलब आपको आगे क्या आपको जैसे इन आवर डिस्कशन मैंने एक लफ्ज बोला था पैशन, और मैंने देखा नए बच्चे दे आर अमेजिंग। मुझे तो आप थोड़े से हैरानगी भी होती है कि जैसे वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जैसे आप हैं, आपकी उम्र में ग्रेजुएट हुए, पेरेंट्स से कुछ पैसे लिए, कुछ सोचा, कुछ दोस्तों को मिलाया और आपने जो है ना एक इन्वेस्टमेंट कर दी, और फिर वहीं से आप सीख भी रहे हैं काम कैसे हो रहा है। तो ये जो इट्स अमेजिंग कि किस तरह से यंग जो है ना वो जनरेशन, आप देख लें इस्लामाबाद में, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, 10 साल पीछे हार्डली देयर वाज अ रेस्टोरेंट, एंड हमने जब खोला था रेस्टोरेंट तो अब हमारे भी 3-4 रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन एकदम से ये पिछले 3-4 साल में जैसे वो पॉपकॉर्न नहीं खाते, इस तरह से वो एकदम पप पप करके खुले। अच्छा तौकीर साहब, आपका क्योंकि ताल्लुक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से है, तो जहाँ पर आप हॉस्पिटैलिटी को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पर इस बारे में भी हमारे आवाम को, लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है। बहुत मतलब ऐसे होता है कि हम कहीं पे जाते हैं, खाना खाते हैं, जो लोग हमें सर्व कर रहे होते हैं उनके साथ हमारा रवैया इतना अच्छा नहीं होता, इसके लिए कोई कैंपेनिंग करते हैं आप या कुछ लोगों को बताते हैं?
उसके लिए बच्चों को ट्रेन करते हैं, हम गेस्ट को ट्रेन नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन पब्लिक अवेयरनेस के लिए कैंपेन तो कर सकते हैं। वो हमने ना बच्चों की जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम उनको बताते हैं कि जब चीजें गेस्ट जैसे आप नाराज हैं, घर से नाराज आई हैं, आपने आके वहां पे टेबल पे बैठ के हमने कुछ भी करे, यू नॉट गोना बी हैप्पी, तो उसको रीड करना हमारा काम है। बिल्कुल, दैट्स माय जॉब। फिर आपको काम डाउन करना, दैट्स पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप फाइनल हमारे ऑडियंस को जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आना चाह रहे हैं, जो आपका अपने एक्सपीरियंस से आप शेयर जैसे मैंने कहा, देखिए मैं पढ़ लिख के मैं चाहता पढ़ा सकता था, किसी बैंक में काम कर सकता था, आई हैव MBA इन फाइनेंस फ्रॉम स्टेट्स, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन ये है कि आई चोज बिकॉज इट वाज माय पैशन। तो जिन लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं, और मुझे वैसे भी अभी आपसे कहा कि बहुत सारे बच्चे आपकी तरह वो धड़ाधड़ इस फील्ड में आ रहे हैं, और लेकिन उनमें ये है कि वो ज्यादातर ना दे आर फोकस ऑन द फ्रंट ऑफ द हाउस। फ्रंट ऑफ द हाउस इज लाइक ए मैनेजर आउटसाइड, नॉट इन द किचन। अगर आपने इस फील्ड में एक्सेल करना है तो यू मस्ट वर्क इन द बैक ऑफ द हाउस, लर्न इन द किचन एंड कम आउट इन द फ्रंट ऑफ द हाउस। और फिर उसके बाद आप जब जाएंगे, दुबई चले जाएं, आप मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, कहीं भी, ये एक वाहद प्रोफेशन है जिसकी हर जगह पे जॉब है। अफ्रीका में चल जाए, उनके सहरा में चले जाए, कहीं ना कहीं जॉब आपको लाजमी मिलेगी। तो मेरी यही है कि जो पेरेंट्स जितने पैसे डॉक्टर कमाता है ऑलमोस्ट पाकिस्तान में, उतना एक शेफ, आर्जबात के पास है मेरा शेफ, एंड ही इज मेकिंग 150,000। जबरदस्त। यानी आप सब लोग जो देख रहे हैं, तौकीर साहब को बहुत अच्छा मैसेज है उनके लिए कि आप भी अच्छा अर्न कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तौकीर अहमद साहब, आज सुबह पाकिस्तान के मेहमान बने और हमारी यूथ के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बता दी कि वो प्रोफेशन में आना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत स्कोप है। और आई होप कि जब आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तो आप मुकीत की तरह एक कप चाय नहीं मंगाएंगे, 2 कप मंगाएंगे अपने को एंकर के लिए भी, है ना मुकीत? मैं आपको अभी मंगवा देता हूँ चाय, लेकिन ये कि ये इंडस्ट्री भी ऐसी है कि इसके अंदर आप जब तक अपने दिल से, मतलब वो दिल वाली जो मोटिवेशन की बात थी आपकी बिल्कुल ठीक थी कि वो एक हमारी है, बट प्रोफेशनली जब आप इसे लेके चलेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो ट्रेनिंग है उसके बाद ही, इनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि आपने स्क्रैच से स्टार्ट करना, किचन से शुरू होकर आपने एंड तक जाना। तो इस चीज़ को डेफिनेटली माइंड में रखें अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है, ये भी एक हर्डल है, लेकिन आप कहीं काम करना शुरू करें और ऐसे ऐसे इंशाल्लाह आपके जो रास्ते हैं इसमें निकलेंगे। पैसे भी अच्छे कमाते हैं इस इंडस्ट्री में लोग, जैसे अभी तौकीर साहब बता रहे थे कि अच्छी अर्निंग है, तो आप लोग अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हमारे पास अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं, बहुत अच्छे मेहमान होते हैं, बहुत सी टिप्स हम आपको देते हैं, और मेरी और मुकीत की बातें तो साथ साथ चलती रहती हैं। कल एक और एपिसोड के साथ आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। देखते रहिए सुबह पाकिस्तान।